बारिश से बचने के लिए मैं एक छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो व्हीलचेयर पर थी। पहले तो मुझे लगा उसे मदद की जरूरत है, पर वो बस मुझे घूरने लगी, कुछ भी बोलने में बहुत झिझक रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसने सावधानी से एक टूटा हुआ गुल्लक निकाला। मेरा कोई परिवार नहीं बचा, क्या तुम मेरे परिवार बनोगे? इस पैसे से क्या मैं तुम्हारा 2 दिन का समय खरीद सकती हूँ? 1 दिन भी चलेगा। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसे मना करने के शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मेरे माता पिता अचानक चल बसे थे। उसके तुरंत बाद बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। सालों की गर्लफ्रेंड ने पता चलते ही साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि मकान मालिक ने भी मुझे बाहर निकाल दिया। इस अनजान शहर में मेरी जेब के $37 ही बची खुची जमा पूंजी है। मूसलाधार बारिश में खड़े होकर मेरा सब कुछ बिखरने वाला था। तभी किसी चीज ने मेरे सिर के पिछले हिस्से को छुआ। मैं मुड़ा। मैंने बस एक हाथ देखा जो इतना पतला था कि नसें साफ दिख रही थीं। वो अनाड़ीपन से एक छाता पकड़े हुए था। वो मुझे बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। पूरी तरह मुड़ने पर मुझे पता चला कि वो व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की है। वो बहुत कमजोर थी, गाल पीले पड़े थे। उसके उलझे बालों के पीछे भी उसकी नाजुक सूरत छिप नहीं पा रही थी। बारिश में उसका आधा बदन भीग चुका था। उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो जिद के साथ मेरे ऊपर छाता थामे खड़ी रही। उसे व्हीलचेयर से उठने के लिए संघर्ष करते देख मैं खुद पर कड़वाहट से हंसा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना गिर जाऊंगा कि एक व्हीलचेयर वाली लड़की मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं झुककर उसका शुक्रिया कहता, उसकी व्हीलचेयर पीछे की ओर खिसक गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम ढलान पर हैं। छाता गिरने का दुख मनाने का वक्त भी नहीं था। मैं उसके पीछे भागा। हर बार जब वो हाथों से पहिए रोकने की कोशिश करती तो वो और तेज लुढ़कने लगती। मैंने आखिरी पल में व्हीलचेयर पकड़ ली, पर वो तो छाता गति के कारण सीधे उसके सिर पर जा लगा। वो बिल्कुल पहियों वाली एक खुम्बी जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत छाता उठाया ताकि देख सकूं कि वो ठीक है। क्या तुम ठीक हो? उसने अपना सिर हिलाया। वो पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। इतनी रात गए, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ये शब्द मेरे मुंह से निकले और मुझे अफसोस हुआ। ये किसी अपराधी की बात जैसी लग रही थी। जैसा सोचा था वो रक्षात्मक हो गई। वो किसी डरी हुई बिल्ली की तरह अपनी व्हीलचेयर में सिकुड़ गई। मुझे बस घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले चिंता करेंगे। मेरा कोई परिवार नहीं है। कल ही मेरी दादी गुजर गई हैं। मुझे अचानक लगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। एक अंधेरा ख्याल मेरे जहन में घूमने लगा। बिना परिवार वाली एक लड़की व्हीलचेयर पर, वो कैसे जिंदा बचेगी? पर यह मेरी चिंता की बात नहीं है। आखिरकार मैं खुद को बड़ी मुश्किल से जिंदा रख पा रहा हूँ। शायद अपराध बोध में मैंने उसे घर छोड़ने का फैसला किया। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे ही मैं मुड़ा, उसने मेरी जैकेट पकड़ ली। नोआ, क्या तुम रुककर मेरी बात सुनोगे? मैं मन ही मन मुस्कुराया। यह लड़की लोगों से बिना कांपे बात नहीं कर सकती, फिर भी दूसरों का ख्याल रखने का दिल रखती है। ये लो छाता ले जाओ, कल लौटा देना। अब घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है। अजनबियों से सावधान रहना। वो और भी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों ने मेरी जैकेट नहीं छोड़ी। अब मैं समझ गया, ये उसकी मुझे रोकने की कोशिश थी। मैंने तय किया कि उसे ऊपर तक छोड़कर ही जाऊंगा, पर ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर देखा उसका घर वहां नहीं था। वो और भी ऊपर बारिश में भीगी छत पर था। न रैंप न लिफ्ट, बस ऊपर तक जाते ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन सीढ़ियों से उतरने में उसे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती होगी। शुक्र है कि उसका वजन न के बराबर है और मैं उसे आसानी से ऊपर ले आया। जब उसने दरवाजा खोला तो पहली चीज जो दिखी वह लिविंग रूम में रखी एक पुरानी तस्वीर थी। एक बुजुर्ग महिला जो बड़ी ममता से मुस्कुरा रही थी, पर दरवाजे के पास कूड़े की थैलियों का अंबार लगा था, क्योंकि घर साफ करना भी उसके लिए संघर्ष था। नीचे कूड़ा फेंकना तो दूर की बात है। जितना मैं समझ रहा था, एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था। इतनी दब्बू लड़की रात में बाहर क्यों गई थी? जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, वो धीमी और उलझी आवाज में बोली, तुम इतनी दूर आ ही गए हो, वापस क्यों जा रहे हो? मैं ठिठक गया, पर जब मैंने उसे देखा तो उन साफ आंखों ने मेरे सारे उलझे ख्यालों को धो दिया। यह लड़की दुनिया को बिल्कुल नहीं समझती। उसे अंदाजा ही नहीं कि घर में किसी अनजान आदमी को लाना कितना खतरनाक है। इसलिए मैंने झुककर उसे समझाया, अनजान को घर लाना खतरनाक होता है, खासकर किसी ऐसे को जिसे तुम जानती ही नहीं। वो तुरंत सिकुड़ गई, जैसे गलती करते पकड़ी गई हो। मैंने नहीं किया। तुम पहली हो और मैं एक वयस्क हूं। मेरे पास आईडी कार्ड है। सिर्फ आखिरी बात ही साफ निकली, ये बात नहीं है। मैंने सख्ती से कहा, बात तुम्हारी उम्र की नहीं है। मुझसे वादा करो, किसी अनजान को घर नहीं लाओगी। मैंने बात पूरी की और जाने के लिए मुड़ा। मेरी जैकेट फिर से पकड़ ली गई। तो अगर तुम नहीं जाओगे तो ये अगली बार में नहीं गिना जाएगा, है ना? मुझे सिर्फ संचार की कमी ने नहीं, बल्कि उस अकेलेपन ने प्रभावित किया जिसे मैं बखूबी पहचानता था। पर मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, और मेरे सामने एक लड़की बैठी है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। कोई गारंटी नहीं कि मेरा अंधेरा एक दिन बाहर ना आ जाए। एक बर्बाद जीवन काफी है। कम से कम इसे किसी और में न फैलने दो। सुनो, मुझे पता है तुम्हें कंपनी चाहिए, पर अगर आज रुक भी गया तो कल क्या? परसों? मुझे जिंदा रहने के लिए कमाना है। मैं यहां हमेशा नहीं रह सकता। मुझे पता है यह क्रूर है, पर उसे अकेले सामना करना सीखना होगा। उसका सिर झुकता देख मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था। देखो, मेरी भी कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से भूखा मरने से बच रहा हूं।
मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होने दो। मैंने सोचा नहीं था कि ये शब्द उसकी आंखों में उम्मीद जगा देंगे। वो तुरंत व्हीलचेयर बेडरूम में ले गई और एक टूटा गुल्लक लाकर बोली, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये मेरी पूरी कमाई है, क्या इतने में काम चल जाएगा? उसकी आवाज धीरे धीरे और धीमी होती गई। वो जानती थी कि ये रकम एक छोटी मछली भी नहीं पाल सकती, पर उसने जिद से इसे पकड़े रखा। उसे ऐसा करते देख मुझे समझ नहीं आया क्या कहूं, पर अब मैं गंभीरता समझ पा रहा था। ये शायद उसकी आखिरी बचत थी। अगर मैं चला गया तो वो इस घर में भूखी मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने सीधे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सच बताना, मम्मी और पापा मुझे नहीं चाहते, वे विदेश चले गए हैं। दादी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। वो मेरे लहजे से कांप रही थी, पर किसी तरह जवाब दे पाई। एक भारी लाचारी मुझे घेर गई। मेरा जवाब न मिलता देख उसने गुल्लक फिर ऊपर उठाया। उसका हाथ दुख रहा था, पर उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। 2 दिन 1 दिन भी चलेगा, लोग बिकने के लिए नहीं होते। वे नहीं होते, पर पापा हमेशा कहते थे कि वो मुझे बेच देंगे। उसके शब्द मेरे सीने में जंग लगी, कीलों की तरह चुभे। मैं उसके घटिया माता पिता को ढूंढकर सजा देना चाहता हूं। मेरी खामोशी में ही उसने जवाब पढ़ लिया। जो भावनाएं उसने इतने समय से दबा रखी थीं, वो आखिर फूट पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं डर गई हूं। मोटी बूंदें उसके पैरों पर गिरी, वो पैर जो कुछ महसूस नहीं कर सकते थे। मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। अरे अरे, रोना बंद करो, क्या हम इसे बैठकर सुलझा नहीं सकते? मैंने नहीं सोचा था कि ये शब्द पॉज बटन की तरह काम करेंगे। वो तुरंत रुक गई, पर आंसू गिरते रहे और वो अब मुंह फुलाए बैठी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मैं ही गलत हूं। कोई भी देखता तो मुझे ही विलेन समझता। मैंने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे खाना चाहिए। बस ईमानदारी से कहूं, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार था। उम्मीद नहीं थी कि वो खाने की मांग करेगी। क्या क्या ये ठीक है? बस खाना। ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था। रसोई में क्या है? गाजर और अंडे। ओ, और राइस कुकर में शायद चावल हैं। फिर वो अचानक शर्माकर नीचे देखने लगी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, शायद वो सामाजिक रूप से घबराई हुई है। मैं राइस फ्राइड बनाने रसोई में गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। बस एक बारिश वाला हुड और कोने में कुछ अंडे, एक सूखी गाजर और 2 पुरानी टूटी पतीली थीं। सच कहूं, ये इतना खाली था कि दिल टूट गया। कम से कम तेल, नमक और सोया सॉस वहां थे, तो गोल्डन एक फ्राइड राइस बनाना मुश्किल नहीं था। पर जब मैंने आत्मविश्वास से राइस कुकर ढक्कन उठाया, तो नीचे के चावल इतने सख्त थे कि हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकते थे। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखें दोषी को ढूंढने लगीं और मैंने देखा कि वो चुपके से अपनी व्हीलचेयर बेडरूम की तरफ ले जा रही है। वहीं रुको, वो वहीं जम गई। वो भागना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। वो बस मुझे दयापूर्ण आंखों से देखती रही। यह इतना बेतुका है कि मुझे हंसी आ गई। समझाओ, इसे तुम ओवरनाइट चावल कहती हो? किसी ने नहीं पूछा कितनी रातें। बताओ, ये कितने दिनों से यहां पड़े हैं? ओह, 3 दिन, 4 हो ही नहीं सकता। 3-4 दिनों में तुमने इसमें फफूंद की एक पूरी कॉलोनी उगा ली। ये राइस कुकर की गलती है। वो धीरे से बुदबुदाई। मैंने अपनी किस्मत को कोसा और सफाई शुरू की, पर पतीली धोते हुए एक और चिंताजनक ख्याल आया। आखिरी बार तुमने कब खाया था? 2 दिन, उसने नीचे देखकर कहा। उसका पेट भूख से गड़गड़ा उठा। अब सब समझ आ रहा था। यह छोटी बच्ची भूख से मर रही थी। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने पतीली को तब तक रगड़ा जब तक वो चमक न गई, जबकि आयरिस लिविंग रूम में इंतजार करती रही। कभी कभी मुझे देखने के लिए सिर अंदर करती, या सही कहें तो राइस कुकर को घूरती रही। करीब 20 मिनट बाद मैं गर्मा गर्म एक फ्राइड राइस लेकर बाहर आया, पर कमरे में एक भी डाइनिंग टेबल नहीं थी। आयरिस ने किसी जादू की तरह एक फोल्डिंग टेबल निकाली। मैंने उसे चम्मच दिया। उसने सीधे अंडों पर हमला किया, एक बड़ा चम्मच भरकर बिना फूंके मुंह में डाल लिया। गरम गरम। इतनी जल्दी क्या है? कोई तुमसे छीन नहीं रहा। मैंने खुद एक निवाला लिया। बुरा नहीं है। आयरिस ने सुना और थोड़ी देर शांत रही, फिर सिर झुकाकर और तेज खाने लगी। पहले तो मुझे लगा वो बस भूखी है, लेकिन आधी कटोरी खाते खाते आयरिस के आंसू नहीं रुक रहे थे, जबकि वो खाती जा रही थी। क्यों फिर से रो रही हो? क्या पतीली ठीक से साफ नहीं थी? क्या स्वाद खराब था? मैं बुरी तरह डर गया था, पर वो आंसुओं के बीच हंस पड़ी। उसने हाथ की उल्टी तरफ से चेहरा पोंछा और बोली, कुछ नहीं। मुझे बस दादी की याद आ गई। वो हमेशा यही कहती थी। मैं कुछ कहना ही चाहता था, पर उसकी मुस्कान ने मुझे निहत्था कर दिया, जिसे देखना ही सुकून भरा था। मेरे सीने का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैं मानूंगा। मेरा दिल पिघल गया। नहीं नहीं नहीं। मैंने खुद को मानसिक थप्पड़ मारा, पर इस हरकत से आयरिस डर गई। उसे शांत करने के बाद मैंने जाने से पहले कुछ बुनियादी हुनर सिखाने का सोचा। मैंने पूछा वो स्कूल कहाँ जाती है। उस उम्र में उसे कम से कम व्यावसायिक स्कूल तो पूरा करना चाहिए था, पर वो इसे लेकर काफी संवेदनशील थी। वो काफी देर फर्श को घूरती रही, फिर धीरे से बोली, मिडिल स्कूल। मैं सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ पाई। बाकी बच्चे हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। दादी ने कहा मुझे वापस नहीं जाना, पर मैं संभाल सकती थी। मैंने एक लंबी आह भरी। इतने समय से घर में कैद, दुनिया से कटी हुई, और अब वो दादी भी नहीं रही जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सामाजिक कौशल तो भूल ही जाओ। उसकी भावनात्मक उम्र उसी साल थम गई होगी जिस साल उसने पढ़ाई छोड़ी। साफ है कि स्कूल उसके लिए एक बंद दरवाजा है। सरकार की मदद का क्या? क्या कभी तुम्हारे घर को मिली? मुझे नहीं पता।
जैसे ही मैं उसकी स्थिति को लेकर परेशान हो रहा था, आयरिस ने बीच में टोका। क्या मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकती हूँ? डर है कि अगर तुम चले गए तो वापस नहीं आओगे। उसने बात पूरी भी नहीं की, वो पहले ही अपने कमरे में जा रही थी। मैं उत्सुकता में पीछे गया। दरवाजा खुलते ही मैं दंग रह गया। ऐसा लगा मानो कल्पना के किसी आकाश में आ गया हूं जिसे पेंट से सजाया गया है, लेकिन छत के पास एक खाली जगह है जो व्हीलचेयर की पहुंच से बाहर है। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। पेंटिंग की बात करते ही उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास आया जो पहले नहीं दिखा था, पर मैं सोच भी नहीं सकता कि दीवारों पर पेंट करना उसके लिए कितना कठिन होगा। वो खुशी से अपना स्केचबुक निकालती है। उसकी चमकीली आंखें पन्ने और मेरे चेहरे के बीच बार बार आ जा रही थीं। आधे घंटे से भी कम समय में उसने मेरा पोर्ट्रेट बना लिया। मैंने उसके कांपते हाथों से स्केचबुक ली। देखते ही मैं स्तब्ध रह गया। ड्राइंग में मैं बारिश में बैठा हूं, गोल्डन एक फ्राइड राइस की कटोरी थामे, जबकि एक छोटी सफेद बिल्ली मेरे पैर से चिपटकर चावल को लालच से देख रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे ऐसा देखती है। तो वो बिल्ली कौन है? आयरिस ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने बस मुंह खोला और बंद कर लिया, पर मैंने गौर किया कि उसके कान इतने लाल हो गए थे जैसे जलने वाले हों। तभी समझ आया, वो बिल्ली वही थी। मैंने अनजाने में उसके सिर के ऊपर देखा, जैसे वहां वाकई बिल्ली के कान हो। बदले में मैंने ऐसी आंखें देखीं जो उलझन और शक से भरी थीं। वो फिर व्हीलचेयर में सिकुड़ गई। बात अजीब होने से पहले मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। क्या मैं तुम्हारी बाकी ड्राइंग्स देख सकता हूं? हाँ जरूर। ये नीचे रहने वाली दादी रोज हैं। जब भी मैं छिपकर बाहर निकलता, मुझे दादी रोज नीचे खड़ी दिखाई देती, जो हाथ हिलाकर मेरा अभिवादन करती थी। और ये दादाजी वॉल्ट हैं। वो एक बढ़ई हैं। उन्होंने ही मेरी पुरानी व्हील चेयर बनाई थी। मैं पन्ने पलटता रहता हूँ। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने आयरिस की मदद की या जो उससे मिले। हर कोई इस छोटी सी किताब में खिंचा चला आता है। इसे सिर्फ स्केचबुक कहना कम होगा। यह एक प्यारी और भावुक डायरी जैसी है, जिसे बहुत ही सुंदर अंदाज में बनाया गया है। तभी मुझे एक ख्याल आता है। मैं अपना फोन निकालता हूं और फ्रीलांस इलस्ट्रेशन के दाम चेक करने लगता हूं। एक काम के लिए आमतौर पर 30 से $50 मिल जाते हैं। आयरिस के लिए गुजारा करने को इतना काफी हो सकता है। मुझे ऑनलाइन एक चिबी स्टाइल अवतार मिलता है और मैं पूछता हूं कि क्या वह ऐसा कुछ बना सकती है। वह धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन उसे सिर्फ कागज पर बनाना आता है। सिर्फ कागज से काम नहीं चलेगा। डिजिटल आर्ट सीखने के लिए उसे एक ड्राइंग टैबलेट चाहिए। मैं ऑनलाइन देखता हूं तो शुरुआती टैबलेट $15 के आसपास मिल जाता है। यह मेरे बजट में है। और घर पर मेरा एक पुराना धूल खा रहा लैपटॉप है, जिसे मैं यहां ले आऊंगा। मेरी अगली चिंता यह है कि क्या उसके पास फोन है। वो कहती है कि है, लेकिन जब वो अपनी जेब से कुछ निकालती है तो वो एक पुरानी अवशेष जैसी चीज है। एक ईंट जैसा फोन जो इतना पुराना है कि उसे याद भी नहीं कि कौन सा दशक चल रहा है। बची खुची उम्मीद भी दम तोड़ गई। क्या ये काम करेगा? फोन की बात बाद में देखी जाएगी, क्योंकि जो लड़की मुश्किल से खाने का इंतजाम कर पा रही है, उसके लिए इस पूरी योजना की शुरुआती लागत ही बहुत ज्यादा है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि आयरिस को कोई काम मिलेगा भी या नहीं। सच कहूं तो मेरा मन कर रहा है कि अभी हार मान लूं, लेकिन फिर मैं उसकी आंखों की चमक देखता हूं जो अब भी जिंदा है, और मैं अपना होंठ जोर से दबा लेता हूं। भाड़ में जाए सब। जिंदगी पहले ही बदतर हो चुकी है। क्या मैं सिर्फ एक बार लापरवाही नहीं बरत सकता? तभी मुझे एक बात सूझती है। मेरे माता पिता के गुजरने से पहले वो एक अपार्टमेंट किराए पर लिया करते थे। लीज का अभी आधा महीना बाकी है। $300 की सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जानी चाहिए। कल मैं स्थानीय दफ्तर में आयरिस के विकलांग भत्ते के बारे में पता करूंगा। फिर अपने लिए कोई नया काम ढूंढ लूंगा। अगर मैं बजट का ध्यान रखूं तो हम दोनों शायद 1-2 महीने गुजारा कर लेंगे। उसके बाद सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आयरिस क्या चाहती है। क्या तुम अपने चित्रों से खुद पैसे कमाना चाहती हो? जैसे ही वो हाँ कहती है, मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर जाता है। मैं तय करता हूं कि पहले जाकर पुराना अपार्टमेंट साफ कर लूं, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगता हूं, आयरिस फिर से मेरी जैकेट पकड़ लेती हैं। क्या आप कल वापस आएंगे? हाँ। उसकी मासूमियत से पूछा गया यह सवाल देखकर मुझे समझ नहीं आता कि हंसूं या भरूं। कम से कम वो मुझे रात भर रुकने को नहीं कह रही। तुम्हारा नाम क्या है? आयरिस। और आपका? नोआ। अगली सुबह मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस पाने के लिए कॉल करता हूं। शायद मेरे माता पिता के साथ हुए हादसे के प्रति सहानुभूति के कारण मकान मालिक ने आधे महीने का बचा हुआ किराया भी वापस कर दिया। उसके बाद मैं बाजार जाकर एक प्रिंट शॉप में नौकरी ले लेता हूं, जहां $300 महीना मिलेगा। सब कुछ निपटाते निपटाते दोपहर हो गई। तभी मुझे याद आया कि अपार्टमेंट में कोई भूखा और बेबस बैठा है। मेरी छोटी सी मशरूम। मैं दौड़कर आयरिस के घर पहुंचता हूं। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकलता हूं, मुझे कुछ जलने की बदबू आती है। मेरे मन में कोई अनहोनी होने का डर बैठ जाता है। मैं भागकर ऊपर जाता हूं और दरवाजा खटखटाता हूं। वो अंदर से तुरंत खुल जाता है। काले धुएं का एक गुबार गलियारे में फैल गया। दरवाजे पर वो नन्ही मुसीबत पागलों की तरह खांस रही थी। उसकी आंखें किसी ऐसी बच्ची की तरह इधर उधर भटक रही थीं, जिसे पता हो कि उसने गड़बड़ कर दी है। ओह, आप वापस आ गए। उसे सही सलामत देखकर मुझे राहत और हैरानी एक साथ होती है। मैं रसोई में दौड़कर राइस कुकर बंद करता हूं, जो अब भी धुआं उगल रहा था। जब मैं ढक्कन उठाता हूं तो शब्द नहीं मिलते।
अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। पेंदी पूरी तरह कोयला बन चुकी है। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो, असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। मैं मुड़ता हूँ और अपनी छोटी मशरूम को चुपके से खिसकने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता हूँ। समझाओ मुझे क्या हुआ। मैं बस कुछ पकाना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई कि आप देखेंगे तो सोचेंगे कि ये बुरा है। तो मैं इधर उधर भागती रही और फिर मैं भूल गई। मैं अपने दांत पीस रहा हूँ। अगर मैं वक्त पर न पहुंचा होता तो पता नहीं ये लड़की क्या आफत खड़ी कर देती। आइरिस, अगर तुमने दोबारा खाना पकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ही पतीले में डाल दूंगा। उसके मासूम से चेहरे पर एक नजर डालता हूं और मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ी ताजी हवा में चलते हैं, आ जाओ। आइरिस धीरे से ठीक है कहती है और अपनी व्हीलचेयर रसोई से बाहर ले जाती है। खाना खाने के बाद वो एक और धीमी आवाज निकालती है और किचन से बाहर निकल जाती है। खाना खा लेने के बाद आइरिस अपने थोड़े से उभरे हुए पेट पर हाथ फेरती है। उसने कुछ भी ज्यादा नहीं खाया। शायद एक आम इंसान की तुलना में 1/3 हिस्सा। उसका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। उसे देखकर मैं उसे छेड़े बिना नहीं रह पाता। जरा देखो वो छोटा सा फूला हुआ पेट। बाहर चलें और टहल लें। आइरिस तुरंत सिर हिलाती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से अपना पेट ढंक लेती है। मेरा पेट गोल नहीं है। मैं गौर करता हूं कि उसकी आवाज अब भी धीमी है, लेकिन वो पहले की तरह जड़ नहीं हो रही है। मैं आइरिस से कहती हूं कि अपने दस्तावेज ले ले। सारे दस्तावेज, हम जा रहे हैं। जहां वो घबरा जाती है। नागरिक मामले ब्यूरो, लेकिन हम अभी तो मिले हैं। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? तुम छोटी चालाक, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा मतलब है अपना विकलांगता प्रमाण पत्र, अपना आईडी कार्ड, वो सब लेकर आओ। हमें तुम्हारे विकलांगता भत्ते के बारे में पूछना है कि वो कहीं भेजा जा रहा है या किसी ने कभी उसका दावा किया है। मैं उसे घूरता हूं जब तक कि उसे समझ नहीं आ जाता कि उसने गलत मतलब निकाल लिया था। इसके बाद छाई खामोशी बहुत अजीब है। मैं बाहर इंतजार करने के लिए निकल जाता हूं। हालांकि मुझे पक्का नहीं पता कि मैं किस चीज से भाग रहा हूं, क्योंकि इस समय मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, क्योंकि उसने नागरिक मामले ब्यूरो का संदर्भ तुरंत समझ लिया था, लेकिन बुनियादी समझ का बहुत हिस्सा गायब लगता है। क्या वो वाकई स्वाभाविक रूप से नासमझ हो सकती है? यकीनन अगर मैं उस छोटे से सिर को खोलूं तो अंदर सिर्फ खालीपन नहीं होगा। यह ख्याल भर ही मुझे सहरा देता है। तभी आइरिस सावधानी से दरवाजे से अपना सिर बाहर निकालती है, यह देखने के लिए कि मैं वहां हूं या नहीं। वो जाहिर तौर पर शांत हो जाती है। जल्दी करो, घूरना बंद करो और बाहर आओ। अगर हम देर से पहुंचे तो लाइन लग जाएगी, और अगर मैं थक गई तो मैं व्हीलचेयर को आगे झुका दूंगी और खुद बैठ जाऊंगी, जबकि तुम मुझे धक्का दोगे। तुम डराने वाली। आइरिस साफ तौर पर घबरा गई है। दोनों हाथों से वो तेजी से खुद को दरवाजे की तरफ धकेल रही है। मैं जोर से हंस पड़ता हूं। दादी नेली मुझे देख लेती हैं और तुरंत मेरा रास्ता रोकने के लिए सामने आ जाती हैं। उनकी आंखें शक से भरी हैं। साफ है कि वो डरी हुई हैं कि इस लड़की को किसी धोखेबाज ने फंसा लिया है। वो मुझसे मौके पर ही सफाई मांगती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि कल रात मैंने ही आइरिस की मदद की थी। दादी नेली मुझे हैरानी भरी नजरों से ऊपर से नीचे देखती हैं और कहती हैं, तुम साफ तौर पर कंगाल दिख रहे हो युवक, लेकिन तुम शरीफ लगते हो। बस इस लड़की की हालत देखकर अफसोस होता है। उसकी दादी अचानक गुजर गईं और मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब उसका ज्यादा दिन ख्याल नहीं रख सकती। वो आइरिस की तरफ एक लंबा अर्थपूर्ण नजरिया देकर बात खत्म करती हैं, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया है। मैं जल्दी से विषय बदल देता हूँ। क्या दादी नेली को पता है कि आइरिस का विकलांग भत्ता कहाँ भेजा जा रहा है? दादी नेली कहती हैं कि उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं है। आइरिस, क्या तुम्हें अपनी दादी के बैंक खाते का पासवर्ड याद है? आइरिस अपना सिर हिलाती है। यह चीजों को मुश्किल बनाता है, तो मैं उसे बैंक ले जाने और उसके नाम पर नया खाता खोलने का फैसला करता हूँ। फिर हम बस सीधे भुगतान का विवरण अपडेट कर सकते हैं। इस तरह उसे यहां वहां भागना नहीं पड़ेगा। मैं आइरिस को बैंक की ओर धकेलता हूँ। पूरे रास्ते आइरिस लगातार पीछे मुड़कर मुझे देखती रहती है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर पूछती है, क्या मुझे अपनी खुद की बैंक पासबुक मिलेगी? पासबुक को भूल जाओ, कोई पासबुक नहीं। मैं देख सकता हूं कि वो कुछ कहना चाहती है पर रुक जाती है। मैं उसे थोड़ा छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन एक अच्छी खबर है, तुम्हें अपना एटीएम कार्ड मिल रहा है, जो पासबुक से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। क्या एटीएम कार्ड महंगा होता है? बिल्कुल नहीं। इसे बनाने में लगभग $1 लगता है। पूरा $1। वो तो मेरे पूरे हफ्ते का खर्च है। तुम कौन से दशक में जी रही हो? वाह, मैं धीरे से सांस लेता हूं और उसके लिए मेरे सीने में दर्द होता है। चिंता मत करो, मैं पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा, तुम्हारे मौजूदा खर्च से सैकड़ों गुना ज्यादा। सच में? आइरिस अपना सिर ऊपर करती है। साफ है कि उसे इस संख्या का कोई अंदाजा नहीं है। उन साफ आंखों में सिर्फ उस वादे की उम्मीद है। लेकिन जैसे ही हम भीड़भाड़ वाले बैंक में घुसते हैं, उसकी घबराहट हावी हो जाती है।
जब बैंक क्लर्क पूछता है कि उसे किस काम के लिए मदद चाहिए तो वो हकलाने लगती है और मेरी जैकेट को ऐसे पकड़ लेती हैं जैसे वो लाइफलाइन हो, बेताबी से बचाव ढूंढ रही हो। मैं उसे दस्तावेज खिड़की से अंदर डालने के लिए इशारा करता हूँ। इसके बजाय आयरिस अपना पूरा बैग ही उस खांचे में घुसेड़ देती है जैसे वो किसी वेंडिंग मशीन में सामान डाल रही हो। क्लर्क बस देखता रह जाता है, लेकिन किसी तरह सब कुछ आसानी से हो जाता है। वो उसका ऑनलाइन बैंकिंग भी सेटअप कर देते हैं। अब उसे हर बार पैसे निकालने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। नागरिक मामले ब्यूरो जाते समय आयरिस अपने बैंक कार्ड को दोनों हाथों से कसकर पकड़ती है, उसे बार बार उलट पलट कर देखती है और धीमी सी खिलखिलाहट छोड़ती है। उसे देखकर मैं मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाता। यह सिर्फ एक बैंक कार्ड है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, वरना कोई सोचेगा कि तुम आसान शिकार हो और तुम्हें लूटने की कोशिश करेगा। वो सच नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सिर्फ आप ही मुझे बेवकूफ कहते हो जो तुम्हें बुरा इंसान बनाता है। मेरे पास इसके लिए कहने को कुछ नहीं है। यकीनन हमारे आसपास के अजनबी मुझे ऐसी नजरों से देख रहे हैं। मैं जल्दी से काम करता हूँ। मैं सहज ही आयरिस के सिर पर अपना हाथ रख देता हूँ। अगर वो ऐसे ही चलती रही तो शायद मैं पुलिस के हाथों धर लिया जाऊंगा। जैसे ही मेरा हाथ उसे छूता है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर मुझे एहसास होता है कि मैंने हद पार कर दी है। मैं अपना हाथ खींच लेता हूँ और माफी मांगने लगता हूँ, लेकिन आयरिस बात पलटकर खुद को दोषी ठहराती है। नहीं नहीं, यह ठीक है, मैं बस बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थी। उस पल मेरा मन करता है कि मैं अपना हाथ ही काट डालूं। आयरिस इतनी असहनीय रूप से प्यारी लग रही थी कि मैंने बिना सोचे समझे उसके सिर को कुछ ज्यादा ही सहला दिया था। मैं कोई अधूरी सी सफाई देता हूँ, ये सोचकर कि मामला सुलझाने के लिए इतना काफी होगा, लेकिन आयरिस कुछ सेकंड सोचती है और फिर मुझसे पूछती है, तो फिर आपने मेरे सिर पर हाथ क्यों फेरा? उस सीधे सवाल ने मुझे निरुत्तर कर दिया, लेकिन उसके पूरी तरह से सच्चे चेहरे को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि बेहतर होगा कि मैं सच ही बोल दूं। मुझे लगा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जैसे कोई छोटा जानवर। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं परवाह न करने का नाटक करता हूँ और दूसरी तरफ देखने लगता हूँ। उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए चुपके से वापस देखता हूँ। वो बस एक धीमी सीओ की आवाज निकालती है और मुड़ जाती है, लेकिन मैं उसकी मुस्कान छिपाने की कोशिश करते हुए देख लेता हूँ। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, यही मान लेता हूँ कि उसे प्यारा कहे जाने की खुशी हो रही है। हम जल्द ही नागरिक मामले ब्यूरो पहुंच जाते हैं। लाइन पहले से ही लंबी है। आयरिस चारों ओर खुश जोड़ों को देखती है और बिल्कुल वही पूछती है जिसकी मुझे उम्मीद थी। क्या ये सब लोग यहाँ शादी करने आए हैं? शायद मैं बस इतना ही कहता हूँ। मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं उसके दिमाग में और विचार डालूं। फिर आयरिस पास ही एक गंभीर चेहरे वाले जोड़े की तरफ इशारा करती है। उनके बारे में क्या वो भी शादी कर रहे हैं? हो सकता है वो यहाँ तलाक के लिए आए हों, या फिर कुछ और ही। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। क्या आप चाहते हैं कि मैं जाकर पूछूं? जैसे ही मैं पास जाने का सुझाव देता हूं, आयरिस तुरंत सिमट जाती है। आप इस बारे में इतना कुछ जानते हैं? आपकी पक्का कई बार शादी हुई होगी। बकवास बंद करो। मेरी शादी कभी नहीं हुई। मैं भी पहली बार नागरिक मामले ब्यूरो आया हूं, तो क्या मैं कभी शादी करूंगी? शायद नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या चुनती हो। क्या मैं खुद किसी को चुन सकती हूं? उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठती है, लेकिन वो उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। क्या कोई मुझे चुनेगा? उसका वो धीमा हारा हुआ सवाल मेरे अंदर कुछ सुलगा देता है। किसने कहा ये? माँ ने कहा था कि मुझ जैसी लड़की की शादी हो जाना ही एक आशीर्वाद होगा। मुझे लगता है वो सही कह रही थी। अगर कोई सच में मुझे चुनता तो मैं पहले से ही शुक्रगुजार होती। उसके हाथ व्हील चेयर पर कस गए हैं। मैं नजदीक जाता हूं और उसे स्थिर करने की कोशिश करता हूं। ऐसा सोचना बंद करो, तुम अद्भुत हो, इतनी अद्भुत कि जो भी तुमसे मिले उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। सच में, क्या यह सच है? अभी मुझे देखो, मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रहा, अपराध बोध की वजह से। मैं अनजाने में नजरें चुरा लेता हूं। आयरिस एक पल के लिए चुप हो जाती हैं, फिर अचानक कहती है, मुझे लगा तुम्हें मुझे देखना पसंद है। ये कहना कि मुझे पसंद नहीं झूठ जैसा लगता है, लेकिन ये कहना कि मुझे पसंद है चीजों को उस दिशा में ले जाएगा जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या जवाब दूं। गनीमत है कि आयरिस इस बात को और नहीं खींचती, लेकिन उसके सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्या मेरा भी हाल उनकी तरह तलाक पर खत्म होगा? वो कितने उदास दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ और पिताजी दिखते थे। वो हमेशा इतने उदास रहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वो लड़ा करते थे। मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। मैं कौन होता हूं किसी को ऐसा जवाब देने वाला? अपनी बर्बाद जिंदगी के बारे में सोचकर मैं खुद पर ही हंसता हूं, लेकिन एक उदासी मन में घर कर जाती है। तभी मुझे एक छोटा सा हाथ मुझे छूता हुआ महसूस होता है। उदास मत हो, तुम्हारे हाथ कितने बड़े हैं। जब वो मेरे सिर पर ऐसे टिकते हैं और उसे लपेट लेते हैं तो ये बिल्कुल मेरे दादाजी के हाथों जैसा लगता है जब मैं छोटी थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हारे हाथ भी जरूर अच्छे ही होंगे। मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह पाता। इस लड़की का दिमाग एक अच्छे इंसान होने का कनेक्शन अच्छे हाथों से कैसे जोड़ता है। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, आयरिस से मिलने के बाद से मेरा मन काफी हल्का महसूस हो रहा है। हमारी बारी जल्दी आ जाती है।
इस बार मैं आयरिस के बोलने का इंतजार नहीं करता। मैं पहले खिड़की के पास जाता हूँ। नमस्ते। हम उसके विकलांगता भत्ते के बारे में पूछना चाहते हैं और साथ ही फाइल में भुगतान खाता अपडेट करना चाहते हैं। क्या आप कृपया प्रासंगिक दस्तावेज मांग सकते हैं? मैं आयरिस को कोहनी मारता हूँ जो अभी भी खोई हुई है। वो जल्दी से अपना बैग खंगालती है और दस्तावेजों का एक पुलिंदा निकालती है। ऐसा पहले एक बार कर चुकी होने के कारण इस बार वो इसे ज्यादा स्वाभाविक रूप से संभाल लेती हैं। लेकिन जब क्लर्क पूछता है कि खाता बदलने की जरूरत क्यों है, तो आयरिस फिर से जम जाती है। वो मेरी तरफ देखती है, लेकिन वो मुझ पर बोझ नहीं डालना चाहती। वो खुद शब्द निकालने की कोशिश करती है, लेकिन लंबी खामोशी के बाद भी कुछ नहीं निकलता। साफ है कि वो उस डर से अभी बाहर नहीं आई है। इसलिए मैं उसकी मदद के लिए आगे आता हूँ। उनकी दादी का हाल ही में देहांत हो गया है। ऐसी स्थिति में कृपया उसका प्रमाण दें और ये फॉर्म भरें। एक बार जब सब ठीक हो जाए तो बस यहाँ हस्ताक्षर कर दें। आयरिस आखिरकार राहत की सांस लेती है और फॉर्म भरने के लिए पेन उठाती है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। क्लर्क आगे झुकता है। क्या आप दोनों जोड़े हैं? क्या आप यहाँ रहते हुए पंजीकरण करना चाहेंगे? हम फिलहाल शादी के तोहफे के तौर पर खाना पकाने का तेल, साथ में एक पतीला और कुछ अंडे दे रहे हैं। मेरे पेट में खलबली मच जाती है। मैं लगभग भूल ही गया था कि हम नागरिक मामले ब्यूरो में हैं। मैं जल्दी से बताता हूं कि हम सिर्फ दोस्त हैं। साथ ही आयरिस की तरफ देखता हूं जिसका भाव बदल चुका है। मुझे नहीं पता था कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका है। अगर मैंने उसे समय रहते न रोका होता तो उसका पेन पेट से बाहर उड़ जाता। जाने से पहले मैं क्लर्क से एक और बात पूछता हूं। वो मुझे बताती है कि भत्ते का भुगतान सिर्फ 2 दिनों में होना है। मैं चैन की सांस लेता हूं। ये महीने के सिर्फ $5 हैं, लेकिन प्रिंट शॉप से मेरी $300 की नई मासिक सैलरी के साथ आयरिस कम से कम इस महीने भूखी तो नहीं रहेगी। नागरिक मामले ब्यूरो से निकलने के बाद मैं देखता हूं कि आयरिस अभी भी पहले वाले विषय पर अटकी हुई है, जैसे शादी उसके लिए किसी तरह की आपातकालीन चीज हो। क्योंकि दादी ने कहा था कि शादी करने के बाद कोई ना कोई हमेशा तुम्हारे साथ होगा, तुम साथ में खुश रहोगे। वो तुम्हारे गिरने पर लगी चोटों पर फूंक मारेंगे और वो तुम्हारी हर कमी को बर्दाश्त करेंगे। तभी मुझे एहसास होता है, शादी से जो कुछ भी वो चाहती है वो सिर्फ साथ है और कुछ नहीं। क्या तुम्हारी कोई पसंद भी है? तुम सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते जिसे तुम बर्दाश्त न कर सको। मैंने वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा है, लेकिन दादी ने कहा था कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जिससे तुम शादी करना चाहती हो, तो बस उन्हें घर बुलाओ और अपने खाने से उनका दिल जीत लो। मुझे कहना पड़ेगा, ये वाकई एक साहसी पारिवारिक परंपरा है। उसके खाना पकाने के बारे में सोचकर मैं चुपचाप उस बेचारे आदमी के लिए शोक मनाता हूं, जो भी वो हो। आयरिस साफ तौर पर मेरा हाव भाव देख लेती है और उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, लेकिन वो जिद करती है कि मैं इसे जरूर बहुत स्वादिष्ट बना दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर कुछ बुरा हुआ तो बस उसे खींच कर वापस ले आना और उसे खिला देना। यह सुनकर मैं कांपे बिना नहीं रह पाता। मैं आयरिस से अपनी पहली मुलाकात को याद करता हूँ। यह सुनकर लगता है कि वो मेरे ही बारे में बात कर रही है, लेकिन वो इतनी नासमझ दिखती है, इतनी मासूम कि मैं उसे परखने के लिए आगे पूछता हूँ, ये सड़क से किसी को उठाकर लाने से कैसे अलग है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयरिस सिर हिलाएगी। ये उतना अलग नहीं है। क्या तुम जानती भी हो कि उस मुहावरे का क्या मतलब है? तुमने बस सिर हिलाया। दादी नेली ने मुझे बताया था। इसका मतलब है किसी मजबूत नौजवान को पकड़ना और उसे घर लाना, फिर उसे खिला पिलाकर मोटा करना। वो बूढ़ी औरत इस लड़की को आखिर क्या सिखा रही थी? मैं देखता हूं कि आयरिस के कान हल्के गुलाबी हो रहे हैं। तभी मुझे सब समझ आता है। आयरिस, क्या तुम्हें वाकई समझ आ रहा है कि तुमने क्या कहा? आता है। मैं बच्ची नहीं हूं। मैं जानती हूं कि मुझे क्या जानना चाहिए। उसका सिर और नीचे झुकता जाता है, लेकिन वो अपनी बात जारी रखती है, हमेशा की तरह जिद्दी। मैं ये भी जानती हूं कि कल रात तुम्हें घर लाना कोई अच्छा विचार नहीं था, लेकिन तब तुम बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे। मुझे लगा तुम्हें भी किसी की जरूरत है। मेरी सांसें थम जाती हैं। मैं उसकी व्हीलचेयर को धक्का देता हूं और काफी देर तक खामोश रहता हूं, जब तक कि बात पूरी तरह समझ नहीं आती। वो शुरू से जानती थी कि मैं उसके साथ क्या कर सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ अपने साथ कोई चाहिए था। आयरिस को इतना हारा हुआ देखकर, सब कुछ दांव पर लगाने के लिए इतना तैयार होना, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं पहले हुआ करता था। लेकिन उसे इस तरह देखना सिर्फ मेरे गुस्से को और भड़का रहा है। किसने कहा कि कंपनी की जरूरत का मतलब है तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा? क्या तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि अगर कोई और होता तो क्या हो सकता था? लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बेकार हूं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जिसे बिना कुछ किए सब मिल जाए वो इसकी कद्र करेगा? वो बस तुम्हें एक बेवकूफ समझेंगे। मुझे माफ करना, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। आयरिस के आंसू एक एक करके गिर रहे हैं और डांट खाने के बावजूद वो मुझे अपने दोस्त का कार्ड थमाती है। मैं इतना निराश हूं कि मैं सच में हंस देता हूं। इसलिए मैं उससे सीधे पूछता हूं, तो तुम वाकई मुझे अपने साथ रखने की योजना बना रही थी? पहले नहीं, मैं बस चाहती थी कि कोई मेरे साथ रहे। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और फिर आज यहां आने के बाद मुझे पता चला कि ये वाकई मुमकिन था।
मुझे माफ करना, मैं बहुत जल्दी में थी। उसके बाद आयरिस पूरी तरह शांत हो जाती है, लेकिन मैं चीजों को जोड़ना शुरू कर देता हूँ। ये लड़की ऐसी लगती है जैसे सब समझती है, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह से उल्टी हो गई है। शादी के बारे में उसका ख्याल प्यार या आकर्षण से कोई ताल्लुक नहीं रखता। वो बस चाहती है कि कोई वहां मौजूद रहे। और सच कहूं, मैं थोड़ा प्रभावित हूं, लेकिन एक लड़की के सामने खड़े होकर जो किनारे पर झूल रही है, उसका फायदा उठाना कुछ ऐसा है जो मैं बस नहीं कर सकता। इसलिए मैं उसकी ठुड्डी ऊपर करता हूं और उसे मेरी तरफ देखने पर मजबूर करता हूं। क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? मुझे नहीं पता। तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम किसी को पसंद करती हो या नहीं, और तुम अभी से शादी करना चाहती हो। तुम बस वैसे ही शादी करना चाहती हो। क्या तुम्हें ये पूरी तरह से उल्टा नहीं लगता? आइरिस के होंठ कांपने लगते हैं जैसे वो रोने वाली हो। मुझे एहसास होता है कि मैंने उसके साथ बहुत सख्ती की है और अपना सिर खुजलाता हूं। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं भागूंगा नहीं? तो फिर क्यों नहीं? एक बार जब तुम साथ को अलग कर दो तो ये समझने के लिए कुछ समय लो कि क्या मैं वाकई इसके लायक हूं, और साफ तौर पर सोचो कि तुम उसकी आंखें फिर से चमक उठती हैं जैसे कहीं नई जगह जाने के लिए दरवाजा खुल गया हो। मैं आ भरते हुए उसके बालों को सहलाता हूं। जाहिर है तुम्हारे पैर काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर रही हो, तुम्हारे पास बहुत समय है। लेकिन आइरिस कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसका चेहरा सिर्फ लाल होता जाता है। मुझे एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया है। मैं जल्दी से पीछे हटता हूं और इतना साहसी होने के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन आइरिस बस एक पल के लिए रुकती है, फिर चुपचाप कुछ ऐसा कहती है जो मेरे अंदर गहरे में कुछ हलचल पैदा कर देता है। तो अगर मैं समझ जाऊं तो क्या तुम मुझे चुनोगे? ये कहने के बाद वो चिंतित होकर अपने पैरों की तरफ देखती है। उसके अंदर का असुरक्षा भाव हर तरफ छलकने को है, लेकिन अगले ही पल उसकी व्हीलचेयर अचानक हिलने लगती है। ये मैं हूं। मैं रफ्तार बढ़ाता हूं और उसे आगे धकेलता हूं। चलो चलो, किराने की खरीदारी करने चलते हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझे पकड़ रही हो, है ना? तो मेरा इस्तेमाल भी कर ही लो। आइरिस एक हल्की आवाज निकालती है, शायद पीछे मुड़कर देखना चाहती हो कि मैं नाराज तो नहीं, लेकिन वो कई सेकंड तक हिचकिचाती है और पीछे नहीं मुड़ती। आखिरकार वो धीरे से हंसती है और फुसफुसाते हुए वही दोहराती है जो मैंने कहा था। कर ही लेती हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। मुझे कहना पड़ेगा, जब ये लड़की नासमझ होने का अभिनय करती है तो वो वाकई काफी प्यारी लगती है। मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं झुकता हूं और फिर से आइरिस के गोल मटोल सिर को थपथ पाता हूं, इस बार बिना किसी बहाने के। मैं बस ऐसे व्यवहार करता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने फिर से मेरे सिर को क्यों थपथ पाया? मैंने तो कर दिया। तुम इसके बारे में क्या कर लोगी? वैसे भी तुमने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं तुम्हारा ही हूं। क्या मैं एक बार तुम्हारे सिर को थपथपा भी नहीं सकती? आइरिस अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाती है। उसकी आवाज में थोड़ा आत्मसंदेह कम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें लगता है कि मैं प्यारी हूं? अरे यार, इस लड़की को टालना और मुश्किल होता जा रहा है। ये देखकर कि मैं जवाब नहीं दे रहा, आइरिस बस आगे बढ़ जाने का फैसला करती है। मुझे लगता है तुम भी काफी प्यारे हो, तो क्या मैं तुम्हारे सिर को थपथपा सकती हूँ? उसकी आंखें उम्मीद से भरी हैं। मेरा दिमाग बंद हो गया है। क्या वो हमेशा इतनी सीधी होती है? और वो इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि मैं प्यारा हूं? सिर्फ तब जब तुम नाराज थे। क्या तुम्हें डांट खाने का कोई शौक है? तुम इसे चेक करवा सकती हो, मुझे नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं कि तुम नाराज हुए क्योंकि तुम मेरी परवाह करते हो। तो भले ही मुझे डर लगा, मुझे फिर भी तुम बहुत प्यारे लगे। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें डांट खाने का शौक नहीं है। मुझे नहीं है। तुम जानते हो मैं सबसे धीमी हूं और तुम फिर भी मुझे परेशान करते हो। अब मैं बात नहीं कर रही। जैसे ही आइरिस घबराती है, उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। अंत में वो बस अपने गाल फुला लेती है और मुंह बनाकर चुप हो जाती है। लेकिन मेरा ध्यान सड़क के किनारे एक फोन शॉप की तरफ चला जाता है। मैं एक पल के लिए हिचकिचाता हूं। आइरिस को वहीं रुकने को कहता हूं, फिर एक गहरी सांस लेकर अंदर जाता हूं। कुछ देर बाद मैं बाहर आता हूं और आइरिस की तरफ एक छोटा सफेद बॉक्स उछालता हूं। क्या ये मेरे लिए है? वो उसे खाली नजरों से घूरती है, काफी देर तक हिलती भी नहीं, बस उसे पत्थर की तरह देखती रह जाती है। बेशक ये तुम्हारे लिए है, वरना मैं वहां क्यों जाता? इसे पहले बहुत सख्त होने के लिए माफी के तौर पर समझो। मैं खुद को उसकी तरफ सीधे देखने लायक नहीं बना पा रहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहली बार मैंने किसी लड़की को तोहफा दिया हो। ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये उतना ज्यादा नहीं है। ये सबसे सस्ता मॉडल था, महंगे वाले वैसे भी मेरी पहुंच से बाहर थे। आइरिस छोटे बॉक्स को देखती हैं। साफ है कि वो खुश है, लेकिन वो अभी भी फोन वापस करने की जिद करती हैं। मैं जानबूझकर एक कदम पीछे हटता हूं और खुद को उसकी पहुंच से बाहर कर लेता हूं। फिर आइरिस वाकई अपनी कुर्सी को मेरी तरफ धकेलती है ताकि मुझे पकड़ सके। मुझे डर है कि कहीं वो गिर न जाए। मैं उसे मनाने की कोशिश करता रहता हूं। देखो, तुमने तो खुद को एक रसोइया चुन ही लिया है। अगर तुम्हारा आदमी तुम्हें फोन दिला दे तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि वो तब वापस आ सके जब तुम्हें भूख लगे। सोचो इसके बारे में। क्या तुम्हें इसे पास नहीं रखना चाहिए? क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी अगर तुम पैसे कमाना शुरू करना चाहती हो तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जब तुम पर्याप्त कमा लोगी तो तुम हमेशा मुझे वापस कर सकती हो। ये कैसा रहेगा?
इतनी बहस के बाद आयरिस अनिच्छा से फोन स्वीकार कर लेती है, लेकिन वो कसम खाती है कि जब वो पैसे कमाएगी तो वो मुझे जरूर चुका देगी। अब तक काफी देर हो चुकी है। मैं फिर से व्हीलचेयर पकड़ता हूँ और किराने का सामान खरीदने निकल जाता हूँ। जैसे ही खाने की बात आती है आयरिस का उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन एक सेकंड बाद वो कुछ सोचती है और अचानक चिंतित हो जाती है। तुम मुझे ये फोन दोगे और फिर गायब हो जाओगे, है ना? मैं नहीं होऊंगा तो तुम कब तक रुकोगे? खाने के बाद फिर पूछना। पतझड़ का आसमान जल्दी काला हो जाता है। अटारी की खिड़की से ढलती रोशनी एक ऐसी शांति में बदल जाती है जो कहीं और नहीं मिलती। आयरिस आराम से पीछे बैठ जाती है। उसका छोटा पेट थोड़ा उभरा हुआ है। वो एक आलसी जमाई के साथ अंगड़ाई लेती है। उसकी शर्ट का पतला कपड़ा इतना ऊपर उठ जाता है कि एक नरम सा घुमाव दिखने लगता है, और जैसे वो अंगड़ाई लेती है किनारे के नीचे से पीली त्वचा का एक टुकड़ा दिखाई देता है। उसका पतला शरीर बस एक पल के लिए पूरी तरह से सामने था। मैंने हाल ही में गौर किया है कि वो मेरे साथ काफी सहज हो रही है। वो मेरा घूरना पकड़ लेती है और जल्दी से अपना पेट ढंक लेती है। तुम क्या देख रहे हो? मैं उसकी पतली कमर को घूर रहा था और मुझे अपना गला खिंचा हुआ महसूस होता है। देखने लायक कुछ भी नहीं है। तुम इतनी पतली हो, ये काफी चिंताजनक है। पतला होना अच्छा है। आयरिस अपना निचला होंठ बिना माने आगे कर लेती है। ओ, अब तुम मेरे सामने इतरा रही हो। मैं पहले से ही मुस्कुरा रहा हूं। तुम्हारे उस शरीर के साथ तुम्हें हवा वाले दिन बाहर निकलने के लिए बिजली के खंभे को पकड़ना पड़ेगा। तुम्हें प्यारी दिखने की चिंता कम और खाने की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। मेरा पेट भरा हुआ है। हा हा। आयरिस अपने पेट को सहलाती है, एक ऐसी गर्माहट के साथ मुस्कुराते हुए जो पूरे कमरे को भर देती है। उसके लिए पेट भरा होना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। क्या तुम्हारा पेट भर गया? मैं दोबारा चेक करता हूँ। आयरिस मजबूती से सिर हिलाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्या इसका मतलब है कि मैं अब पूछ सकती हूँ? मैं ध्यान देता हूं और उसके शुरू करने से पहले ही उसे टोक देता हूं। चूंकि तुम्हारा पेट भर गया है, मैं निकल रहा हूं। मैं तुम्हें कल फिर खिलाने आऊंगा। तुम धोखा दे रहे हो। वो सही कह रही है। मैं बस उस सवाल से भागना चाहता हूं जिसे मैं पहले टालने में कामयाब रहा कि क्या मैं उसे चुनूंगा। अंदर ही अंदर मुझे जवाब पता है, लेकिन अपनी जिंदगी का कबाड़ा देखकर मैं खुद को भी नहीं समझ पा रहा। मैं बदले में उसे क्या पेशकश कर सकता हूं? ज्यादातर बच्चे जो बिना किसी सहारे के बड़े हुए, वो अपनी हड्डियों में शर्म लेकर चलते हैं। मैं सामने खड़ी इस नासमझ लड़की से बेहतर कैसे हूं? लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। अभी मेरे अंदर कुछ उग्र हलचल हो रही है। मुझे पैसे चाहिए। मुझे वो आत्मविश्वास चाहिए जो एक इंसान को गर्व से खड़ा होने की ताकत दे और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी। लेकिन फिलहाल बस इतना ही है। एक ख्याल आयरिस मेरी धुंधली होती आंखों को देख लेती है। वो अपना मुंह खोलती है और बिना एक शब्द कहे बंद कर लेती है। मैं उसे झटक कर जाने के लिए मुड़ता हूं। क्या तुम नहीं जा सकते? मैं रुकता हूं। सच में मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे कितनी बार रुकने के लिए कहा है, लेकिन इस लड़की के लिए जो मुझे छोटी आवारा बिल्ली की याद दिलाती है, मैं हमेशा थोड़ा और सब्र ढूंढ लेता हूं। मैं अपना सिर घुमाता हूं। इस बार क्या है? मैं अपनी आवाज को सामान्य रखता हूं। तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है ना? आयरिस मेरी तरफ देखना चाहती है, लेकिन सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। तुम्हें कैसे पता चला? मैं काफी देर तक शांत रहता हूं, फिर एक आह भरता हूं जो काफी हद तक हार मान लेने जैसा है। तुम महक रहे हो। आयरिस फुसफुसाती है। तभी मुझे एहसास होता है, कल बारिश में भीगने के बाद से मैंने न तो कपड़े बदले हैं और न नहाया हूं। मैं फिर भी अपनी बात पर कायम रहने की कोशिश करता हूं। शायद मेरी आदत ही थोड़ी बिखरी हुई है। कोई बिखरा हुआ इंसान उस रसोई को इतना चमका नहीं सकता। इसकी बात में दम है। ठीक है, तुम जीती, पर फिर भी यह सही नहीं है। मैंने अपनी बात जारी रखी। क्या तुमने सोचा भी है कि मैं कहां सोऊंगी? मैं तुम्हारे बिस्तर पर तो नहीं सो सकता। अगर मैं जमीन पर चटाई बिछा भी लूं, तो आधी रात को जब तुम्हें वॉशरूम जाना हो तो क्या होगा? और क्या तुम वाकई यकीनी तौर पर मुझ पर भरोसा कर सकती हो कि मैं कोई हरकत नहीं करूंगा? मेरी आवाज नरम पड़ गई। मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है। आयरिस ने ईमानदारी से सिर हिलाया। फिर उसने सिर झुकाकर पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मान रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है? मेरा गला रुंध गया। मैं अनजाने में पीछे हट गया। यह लड़की बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने अपनी उंगलियां जोर से माथे पर टिका लीं। मैंने माथा दबाया। मैं इसका सीधा जवाब नहीं देना चाहता था, पर मैंने इसे नकारा भी नहीं। देखो, क्या तुम उन मासूम आंखों से मुझे देखना बंद कर सकती हो और उसी लहजे में ऐसे सवाल पूछना बंद कर सकती हो? जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे लगता है कि मैं कोई बुरा इंसान हूं। आयरिस ने नजरें फेर लीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, माना। मैं मानता हूं कि तुम खूबसूरत हो, बिल्कुल बेदाग, कभी कभी थोड़ी परेशान करने वाली, पर एकदम सही मायनों में प्यारी। जिस भी लड़के में जरा भी एहसास होगा, उसके मन में ख्याल तो आएंगे ही। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और झुककर उसकी आंखों में देखा, पर इसीलिए मुझे खुद पर काबू रखना पड़ रहा है। क्या तुम समझ रही हो? मैं समझ गई। आयरिस ने तुरंत सिर हिलाया। फिर उसने सिर झुकाकर पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि अगर मुझे तुमसे पहले प्यार हो जाए तो तुम्हें और कोई पछतावा नहीं होगा?
मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया और फिर मेरे स्तब्ध खड़े रहने के दौरान कुछ नरम और कोमल मेरे गाल से आ लगा। जब तक मुझे होश आया मैंने उसे अपना चेहरा तेजी से पीछे खींचते देखा, जो देखते ही देखते लाल हो रहा था। पर उसने खुद को संभाला और हट के साथ मुझे देखने लगी, जैसे वह जवाब मांग रही हो। मैंने बिना सोचे अपने गाल को छुआ, फिर मैं उछल कर खड़ा हो गया। रुको, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? मेरे पास इन भावनाओं को संभालने की जगह नहीं है। मैं जानता हूं मैं धीमा हूं, मैं बहुत सी चीजों को लेकर उलझन में रहता हूं और मैं वाकई नहीं जानता कि किसी को पसंद करना कैसे काम करता है। आयरिस हर शब्द पर लड़खड़ाई, पर वह जो कह रही थी उसका मतलब जानती थी। पर मुझे इसका यकीन है, मैं तुम्हें पसंद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं यह एहसास अपने भविष्य के खुद से उधार ले रहा हूं। हाँ, भविष्य से उधार, वो भावनाएं जो मुझे तुम्हारे लिए होंगी। तो तुम्हें पहले चूम लेना ठीक रहेगा, है ना? जैसे ही ये शब्द निकले उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने तेजी से अपना चेहरा छिपा लिया। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मेरा दिमाग जैसे गर्म हो गया। काफी देर की खामोशी के बाद मैंने किसी तरह एक वाक्य कहा, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, तुम कर सकती हो। आयरिस ने पूरे भरोसे के साथ सिर हिलाया। मैंने तुम्हारा फोन उधार लिया है। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसे चुका दूंगी। तो खुद से ही थोड़ा सा प्यार उधार लेना, यह गलत कैसे हो सकता है? अंत में मैं खुद ही अपनी बिछाई जाल में फंस गया। यह किसी बुमरैंग की तरह मेरे सिर के पीछे लगा। मैंने आखिरकार खुद को संभाला और बीच में बोला, रुको, तर्क ऐसे काम नहीं करता। भविष्य भावनाएं कौन उधार लेता है? मॉर्टगेज यानी गिरवी होता है। आयरिस ने धीरे से कहा, और इसके अलावा अगर तुम खुद से ही उधार लेते हो तो तुम्हें कभी उसे चुकाना नहीं पड़ता। अपनी चालाकी मुझ पर इस्तेमाल करना बंद करो, वरना मैं इसे किसी और पर इस्तेमाल करूंगी। आयरिस ने बिना किसी चेतावनी के सिर झुकाया। नहीं, इससे पहले कि मैं रुक पाता मेरे मुंह से शब्द निकल गया। मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मेरा मन हुआ कि मैं खुद को थप्पड़ मार लूं। आयरिस खिलखिलाकर हंस पड़ी। साफ है कि यह पूरी बात पहले से सोची हुई थी। अचानक उसे अब वो गन से कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था। मैंने सख्त चेहरा बनाने का नाटक किया। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? दादी ने ली। आयरिस ने अपने कंधे सिकोड़ लिए। खैर, एक बार जब तुम किसी को पकड़ लेते हो तो उसके होठों पर हक तुम्हारा हो जाता है। जब वह बुदबुदा ही रही थी, मुझे पीछे से एक धक्का महसूस हुआ। वह किसी तरह मेरी पीठ के पीछे आ गई और पूरी ताकत से मुझे धकेल रही थी। जाकर नहाओ, बुरी बदबू आना अच्छी बात नहीं है। आयरिस पूरी कोशिश करती दिख रही थी, पर उसमें ताकत लगभग न के बराबर थी। मैं 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। तुम सच में चाहती हो कि मैं यहां रुकूं? यकीन है तुम्हें? क्योंकि मैंने तो पहले ही अपने भविष्य के खुद से तुम्हें पसंद करना छोड़ दिया है। तो अब मैं वो हूं जिसे पहले प्यार हुआ है। तुम्हें कोई दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। सच में चीजें ऐसे काम नहीं करती। मेरे सिर में दर्द हो रहा था और शब्द बस बाहर आ रहे थे। तुम भविष्य की भविष्यवाणी वैसे भी नहीं कर सकती। तुम कैसे जानती हो कि तुम्हारा भविष्य का स्वरूप क्या महसूस करेगा? प्यार या नफरत? शायद कुछ समय में हम अजनबी हो जाएं। आयरिस का सिर झुक गया और वह चुप हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बिल्कुल उस जगह चोट की है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ी। तो फिर मैं इसे साबित कैसे करूं? एक और बार। तुम्हें इसकी लत लग गई है ना? मैं वहीं गिरने को हुआ। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, मैं तुम्हें मानता हूं। हम ठीक हैं। आयरिस ने मजबूती से सिर हिलाया। वह इसे लेकर थोड़ी घमंडी लग रही थी, पर जब वह सुनती है तो बातें जहन में बिठा लेती है। कितना कुछ अंदर जाता है यह अलग सवाल है। तो तुम यहां रहोगी? तुम्हारे पास सोने की जगह है, क्या यह अच्छा नहीं है? सोने से मतलब है, चाहे वो कहीं भी हो। वह अपनी उन उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखती रही। वह जो कारण दे सकती है वो मुझे समझाने के लिए काफी नहीं है। मुझे खुद को समझाने के लिए वजह चाहिए। मैंने एक लंबी सांस ली। मेरी बहस खत्म हो चुकी थी, पर मैं फिर भी कुछ थामे रखना चाहता था। आयरिस काफी देर तक बेचैन रही और चुप रही। फिर उसने धीरे से अपना कबूलनामा दिया। मैं नहीं चाहती कि कोई और तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में यह कह दिया। मैंने एक एक शब्द जोर से कहा, ठीक है, तुम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हो। आयरिस की आंखें फैल गईं। मैं इसे मानता हूं। मैं उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैंने कोने से अपना बैग उठाया और सीधे बाथरूम की तरफ भागा। नहाने के लिए अंदर गया। दरवाजा बंद हुआ, पानी चला और फिर मेरी चीख निकली, ओह, ये तो बहुत ठंडा है। ठंडा पानी। 50 मिनट बाद मैं बाहर आया और साफ कपड़े पहने। फर्श पर बने पहियों के निशान अब पहुंच दिए गए थे। आयरिस अब सीधे फर्श पर बैठी थी, चुपचाप इंतजार कर रही थी। मैंने तौलिए से बाल सुखाए। तुमने फर्श साफ किया। तुम अपनी व्हीलचेयर से नीचे क्यों उतरी? आयरिस ने मुझे देखते ही ऊपर की ओर अपना चेहरा किया। अगर मैं नीचे आऊंगी तो तुम्हारे करीब रह सकूंगी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। इस लड़की का अंदाज सांस लेने की जगह नहीं छोड़ता। मैंने जबरदस्ती अपनी धड़कनें काबू की और धीरे से उसके पास बैठ गया। फोन अभी भी छोटी मेज पर रखा था। प्लास्टिक रैप को किसी ने छुआ तक नहीं था। तुम बस यहां बैठी रही और पूरे समय इंतजार करती रही। हाँ, क्या कुछ गलत है? आयरिस को इसमें वाकई कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसका रोज का जीवन कितना शांत और खाली होगा। मैंने उसकी तरफ तिरछी नजर डाली और एहसास हुआ कि यह लड़की जो अपना पूरा जीवन व्हीलचेयर पर बिताती है, वह हमेशा से इसी तरह समय काटती रही है।
क्या तुम्हें खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ नहीं मिला? इस तरह बस इंतजार करना बहुत उबाऊ है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जब तुम मेरे बगल में बैठोगे तो कैसा लगेगा। यह बिल्कुल भी उबाऊ नहीं था। आइरिस ने मेरी तरफ देखने के लिए सिर पीछे किया। वो चमकीली बड़ी आंखें बिल्कुल खुली और निडर। मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। मैंने बात जल्दी से बदल दी। यह और भी बड़ा कारण है कि फोन का इस्तेमाल करना सीख लो। देखो, तुम बोरियत की वजह से पहले से ही बातें सोच रही हो। क्या वाकई यही वजह है? हाँ, 100%। मैंने बिना हिचकिचाए यह बात कही। फिर फोन के साथ खेलो। मैंने बॉक्स उठाया और उसकी बाहों में थमा दिया। आइरिस ने उसे सावधानी से पकड़ा और पलट पलट कर हर तरफ से देखती रही। उसने अपने नाखूनों से सील खोलने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने उसे दांत से काटा। क्या तुमने चाबी का इस्तेमाल करना नहीं सुना? मैंने अपना हाथ माथे पर रखा। आइरिस ने आज्ञाकारी बनकर अपनी चाबियां निकाली और जोड़ को कुरेदना शुरू किया। एक साफ आवाज के साथ बॉक्स खुल गया। अंदर एक चमकदार काली स्क्रीन चुपचाप बैठी थी। बॉक्स झटके से खुल गया। अंदर एक चमकदार काली स्क्रीन रखी थी। आइरिस ने उसे दोनों हाथों से उठाया, इतनी सावधानी से जैसे वो टूट न जाए। उसकी आंखें हर सेकंड के साथ और चमक रही थीं। क्या तुम्हें यह पसंद आया? मैंने पूछा। मैं उसके चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आइरिस ने सिर पीछे किया और मुझे देखने लगी। वो बड़ी आंखें बिना झपके मेरी आंखों में जम गईं। अगर तुम्हें पसंद आया तो इसे चालू कर लो। पर मैंने इस पल को पूरी तरह गलत समझा। मेरा दिल मेरी इच्छा के विरुद्ध तेज हो गया। यह लड़की हमेशा अपने सबसे अचूक हथियार का इस्तेमाल साधारण हमले की तरह करती है। जब कोई जिसे आप पसंद करते हैं आपको इतनी करीब से घूरता है तो उससे होने वाला असर परमाणु हमले जैसा होता है। अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन समझना मुश्किल नहीं है। केवल सेटअप गाइड ही आइरिस के लिए बुनियादी बातें समझने के लिए काफी थी। मुझे लगता है मैं समझ गई। उसने कुछ प्यारा सा कहा। बुरा नहीं है, मैंने कहा। बहुत जल्दी सीख लेती हो। मैंने तारीफ करने में संकोच नहीं किया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गोल मटोल सिर को सहलाया। आइरिस ने कुछ नहीं कहा। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसे इसकी आदत हो और यह उसे थोड़ा डरा भी रहा हो। वह बस अपनी जगह जम गई जब तक कि मैंने अजीब होकर अपना हाथ वापस नहीं खींचा। फिर वह दोबारा बोली, मैं प्यारी क्यों लगती हूँ? अब भी मुझे इस लड़की की सीधी सपाट बातों की आदत नहीं है और मुझे वाकई समझ नहीं आता कि वह ऐसा चेहरा बनाकर और इतना घातक सवाल पूछकर यह सब कैसे कर लेती है। मेरा बचने का तरीका काम कर गया और मैं फिजूल की बातें करने लगा। तुम प्यारी हो क्योंकि तुम राइस कुकर उड़ा देती हो। आइरिस एक पल के लिए हताश हुई। फिर उसने खुद को संभाला। तुम्हें मैं प्यारी लगती हूँ। मुस्कुराना बंद करो और मुझे जल्दी से इसमें जोड़ो, फिर सोने जाओ। मैंने अपना फोन जल्दी से उठाया। कहाँ जोड़ूं? मैसेजिंग एप्स में? आइरिस हमेशा की तरह रास्ता भटक गई। तुम वाकई इन एप्स के बारे में जानते हो? आइरिस फिर से ट्रैक से उतर गई थी। तुम ये जानते हो? मैं जम गया। रुको, मेरा इन्हें जानना अजीब बात हो सकती है, पर तुम्हारी स्थिति को देखते हुए इन्हें जानना मायने रखता है। लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं जब वे हताश होते हैं। उसने अपना पुराना ईंट जैसा फोन निकाला और मेरी तरफ लहराया। मेरा भी एक अकाउंट है। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। यह एक बेजान सेल था जिसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। मेरी आंखें यूजर नेम पर टिक गईं। आइरिस खाना नहीं बना सकती, मैं अब बना सकती हूँ। आइरिस का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने फोन वापस छीन लिया और उसे अपनी छाती से चिपका लिया। हंसते हुए मैंने कहा, हाँ, बस चावल बनाना नहीं आता मुझे। अंडे तो मैं बना ही सकता हूँ। आइरिस उत्साह में एक तरफ झुकी पर अपना संतुलन खोकर सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। दिखावा करने का यही अंजाम होता है। मेरी आवाज दब गई। मेरे हाथ हवा में ठिठक गए। समझ नहीं आया क्या करूं। उसे पकड़ना गलत लगा, न पकड़ना भी गलत था। सबसे बुरी बात, वो हिली नहीं। उसने अपना चेहरा मेरी गोद में छुपा लिया और तब तक चुप रही जब तक मेरा पैर सुन्न नहीं हो गया। आखिरकार मेरा सब्र जवाब दे गया। कितनी देर ऐसे रहने का इरादा है? मुझे सोना है तो जाओ, अपने कमरे में सो जाओ। मेरा गला सूख गया था। मेरी आवाज बदल गई। मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे वापस ले चलो प्लीज। वो बुदबुदाई, खुद वापस जाओ, चलो उठो। मैंने सख्ती दिखाने की कोशिश की। शायद मैं ही सोच रहा हूं, पर वो वाकई मुझ पर अपनी मासूमियत का जादू चला रही थी। ठीक है, तो मैं यहीं सोऊंगा। अपनी मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो। मैं इसका थोड़ा सा भी बोझ नहीं उठा सकता। छोड़ो, वो झेल सकती है या नहीं। अगर मैं और देर बैठा तो कल मेरा पैर बेकार हो जाएगा। तुम जीत गई, मैंने फिर से दांत पीस कर कहा। जैसे ही आइरिस ने मेरा हार भरा चेहरा देखा, उसने चुपचाप दोनों हाथ फैलाकर गले लगाने की जिद की। मेरा चेहरा, मेरा सिर दुख रहा है। मैंने फिर भी सावधानी से उसे उठाया और अपनी बाहों में समेट लिया। ये छोटी धोखेबाज बहुत ही हल्की है। उसके हाथ अपने आप मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गए और मैंने उसे कोट समेत उठा लिया। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह मुझ पर ही चलता है, मुझे परवाह नहीं। वो सहजता से सिकुड़कर अपना चेहरा मेरे सीने में दबा लेती है। तुमने मुझे चूमा, मुझे थामे रखा। अब तुम नहीं जा सकते, मैं रो दूंगी। मेरे अंदर कुछ पिघल गया। मैंने लंबी गहरी सांस छोड़ी। मैंने पहले ही कहा है मैं नहीं जा रहा। तुम्हें वाकई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बत्ती बुझाई और बाहर आ गया। दरवाजे के उस पार से बस एक फुसफुसाहट आई, शुभ रात्रि नोआ। बस उसकी आवाज सुनकर मैं उसकी वो प्यारी मुस्कान महसूस कर सकता हूँ। शुभ रात्रि।
मैंने खाली हवा में जवाब दिया और व्हीलचेयर के पास बैठ गया। आखिरकार मैंने उसे कभी जोड़ा ही नहीं। अगली सुबह निकलने से पहले मैं बहुत देर तक भागदौड़ करता रहा। पता चला कि जो फोन क्रेडिट अभी रिचार्ज किया था वो बकाया चुकाने के बाद लगभग खत्म हो गया। एक ढंग के डेटा प्लान के लिए भी पैसे नहीं बचे। मैं इन दिनों में वाईफाई लगवा लूंगा। मैं छत को घूरते हुए योजनाओं के बारे में सोचता रहा। मैंने कंबल फैलाया, लेटा और घंटों करवटें बदलता रहा। अब जब मैं यहां हूं तो मुझे हड्डी में महसूस हो रहा है इस लड़की का जीवन बेहद खाली है। शावर में पता चला कि यहां वाटर हीटर है ही नहीं। सर्दियां आ रही हैं, वो इसे कैसे काटेगी? एयर कंडीशनर की तो बात ही छोड़ दो। पूरी जगह में सिर्फ एक पुराना इलेक्ट्रिक पंखा है जो कोने में धूल खा रहा है। मेरा दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं करवटें बदलता रहा, कुछ सिगरेट पीने बाहर गया और बड़ी मुश्किल से सो पाया। और फिर पता ही नहीं चला सुबह हो गई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे बिस्तर से उठा रहा हो। मैं हड़बड़ाहट में एकदम सीधा बैठ गया। समय देखा, सुबह के 6 बजे। मैंने इधर उधर देखा और फिर से याद आया, मैं इस अनजान जगह में हूं जो उसका घर है। मैं तेजी से उठा, चावल भाप में पकाए, सब्जियां भून ली, तैयार हो गया निकलने के लिए। पर जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर लगा, मेरे सीने में एक खालीपन सा महसूस हुआ। मैंने उसके दरवाजे की तरफ देखा। खालीपन थोड़ा कम हो गया। मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गया हूं। मैंने एक स्टिकी नोट लिया और तेजी से लिखा, मैं भागा नहीं, काम पर जा रहा हूं और चावल बर्तन में है। साइड डिश भी बन गई है, 2 बार चल जाना चाहिए। मैं दबे पांव उसके दरवाजे तक गया और उसे चिपका दिया। सोचा अभी भी काफी नहीं है। मैंने और भी नोट लिखे और ऐसी जगह चिपकाए जहां उसकी नजर पड़े। फिर मैं आखिर चैन से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सबसे पहले वाईफाई वाले को फोन कर दोपहर का समय तय किया। फिर मैं सीधा उस दुकान की तरफ चला जो कभी असली बिजनेस जैसी नहीं दिखती। ठीक 8 बजे मैं शटर बंद दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। मैं खोया हुआ था। क्या ये बंद हो गई? मैंने लगभग 1 घंटा इंतजार किया, तब वो जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे ओ बूढ़े आदमी, इतनी सुबह यहां ध्यान क्या लगा रहे हो? लेना नाश्ते के बैग हाथ में लिए टहलती हुई आई, पूरी ऊर्जा के साथ मुझ पर चिल्लाई, बॉस ये दुकान असल में कब खुलती है? 10 बजे। 1 घंटा पहले आ जाना, इसे मैं समर्पण कहता हूं। मुझे झुंझलाहट की एक ऐसी लहर महसूस हुई जिसे मैं निकाल नहीं सकता था। ओ वैसे खाया या नहीं? आओ खा लो। लेना ने हाथ में जो था उसे हिलाया, फिर जमीन पर सिगरेट के बटों के ढेर को देखा। रुको बूढ़े आदमी, तुम सिर्फ सिगरेट के धुएं पर चल रहे हो, कॉफी भी नहीं। अंदर आओ और पहले खाओ। मैंने चुपचाप आखिरी सिगरेट बट को अपने जूते के नीचे कुचल दिया। नाश्ते के बाद ये मेरी बॉस मुझे सीधे गेमिंग सेशन में खींच ले गई। पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ भी उत्पादक नहीं किया है। कुछ न करने से मुझे बेचैनी सी हो रही थी। लेना बॉस, क्या हमें वाकई कुछ काम नहीं करना चाहिए? यहां बैठे बैठे मैं परेशान हो रहा हूं। मैंने आखिरकार कह ही दिया। काम? क्या काम? तुम किस बात से परेशान हो? मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि कैसे समझाऊं। मैंने जोर देकर कहा, मुझे चिंता है कि एक कर्मचारी के रूप में मैं कोई मूल्य नहीं जोड़ रहा हूं और मुझे निकाल दिया जाएगा। बस इतना ही। उसने उंगलियों पर गिना और अटेंशन इकोनॉमी के बारे में पूरा लेक्चर दे दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और मौके पर ही $3000 की सैलरी ट्रांसफर कर दी। तो तुम बस भुगतान पाने को लेकर चिंतित हो। ये रहा इस महीने का वेतन एडवांस। लेना ने फोन फेंक दिया। मैं काफी देर तक टालता रहा। ये मैं ही क्यों? तुम सस्ते हो, उपयोगी हो और तुम में ये चमक है। लेना की आंखें चमक उठी। ओ, और मैंने पता लगा लिया है कि तुम फिक्सर अपर टाइप के हो। यह मजेदार है। आने वाले दिनों में लेना मुझे शॉपिंग पर ले गई। मेरे बाल ठीक करवाए और मुझे एक बेहाल दफ्तर वाले से बदलकर कुछ ऐसा बना दिया जो जिंदा लगता है। शॉपिंग स्ट्रीट पर मेरी पूर्व प्रेमिका सेरेना मिल गई। उसने देखा कि मैं अकेला हूं और मान लिया कि मैं उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मामला अजीब हुआ, लेना आइसक्रीम बार के साथ बीच में कूद पड़ी और हम दोनों के बीच आ गई। ओ तो ये है एक्स, अभी भी मेन किरदार बनी हुई हो। उसने आइसक्रीम बार फाड़ी और मेरे मुंह में डाल दी। सेरेना को एक विद्रोही आंख मारी। ये मेरा लड़का है, मैंने इसे बड़ा किया है। सेरेना बिना शब्दों के बस वहां से चली गई। धन्यवाद, मैंने अजीब तरह से सिर खुजलाते हुए कहा। लेना ने मुस्कुराकर बात टाल दी। फिर वो करीब झुकी। तुम्हारी पसंद हालांकि बहुत अच्छी नहीं है। तुमने एक सोने की लालची को चुना। मैंने अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया। पूरी तरह झेल रहा हूं, पूरी तरह। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब तक हम दुकान वापस आए, दोपहर हो चुकी थी। जब प्रिंटर आ जाए तो काम पर लग जाना। आदेश मिलते ही मैं पूरी तरह जाग गया। फिर मैं अपने ही ख्यालों में खो गया। पता नहीं आयरिस घर पर ठीक से खा रही है या नहीं। क्या होगा अगर वो बेचैन होकर अकेले बाहर निकल आए? क्या होगा अगर मैं देर से लौटूं और वो सोचे कि मैं फिर छोड़ गया? उस सारे शोर के बीच मुझे एहसास हुआ, उसके साथ समय जल्दी बीतता है। किसी तरह वो ख्याल मुझे भागने पर मजबूर करता है। काम के बाद मैं सीधा घर नहीं गया, बल्कि मैं अपनी पुरानी किराए की जगह पर गया और अपने कपड़े, टॉयलेटरीज और पुराना कंप्यूटर हटा लिया। मैं सूटकेस वापस बिल्डिंग ले गया और दादी नेली को दूर से हाथ हिलाते देखा। जवान आदमी, तुम वापस आ गए, हमेशा घूमते रहते हो। मैंने सख्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब भी मैं उस बुजुर्ग महिला को देखता हूं, मुझे बेचैनी होती है। मैं प्रवेश द्वार तक पहुंचा और जम गया। एक जाना पहचाना गोल सिर सीढ़ियों के दरवाजे से झांक रहा था। फिर लुका छिपी खेलते बच्चे की तरह अंदर चला गया।
मैंने ध्यान न देने का नाटक किया और लिफ्ट की ओर सामान्य रूप से चलने लगा। कोने से मुड़ते ही एक छोटा हाथ बाहर निकला और मेरे हाथ के पीछे पकड़ लिया। तुम यहाँ नीचे कैसे आए? मैंने हैरान होने का नाटक किया। आयरिस अपने शब्दों पर लड़खड़ाई, पर उसकी आवाज और स्थिर होती गई। दादी नेली ने कहा कि जब कोई आदमी काम से घर आता है और अपनी अपनी पत्नी को इंतजार करते देखता है तो वो बहुत खुश होता है। मैं बस अभ्यास कर रही हूँ। मेरी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। उसने एक बहुत ही ध्यान भरी नजर डाली थी। मैं हूं। मुझे एहसास हुआ कि मैं नजरें नहीं हटा सकता। तो क्या इससे मैं तुम्हारी पत्नी बन गई? मैंने अपना माथा पीटा। निश्चित रूप से उसने खुश को सीधे पत्नी से जोड़ लिया था। तुम्हें यह तर्क किसने सिखाया और किसने कहा कि तुम अकेले यहां नीचे आ सकती हो? क्या होगा अगर तुम गिर जाती? मैंने उसके गालों को जोर से दबाया। आयरिस का एक वाक्य और मेरी सारी झुंझलाहट बिखर गई। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? हाँ, चिंता है। बेशक मुझे चिंता है। मैं शायद ही कभी इतना ईमानदार होता हूं। उन सीढ़ियों पर सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। माफ करना। आयरिस ने सिर झुका लिया। माफी मत मांगो। मैं जितनी जल्दी हो सके स्टेयरलिफ्ट का इंतजाम करूंगा। तब तक क्या तुम वहां ऊपर मेरा इंतजार कर सकती हो? आयरिस ने जोर से सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी याद आई। मैंने अनजाने में अपनी आंखों को ढक लिया। ये लड़की कभी कभी बहुत गहरा असर कर जाती है। वो भावनाओं को न समझने की बात करती है, फिर सीधे वही निशाना लगाती है जहां दर्द होता है। मुझे भी तुम्हारी याद आई, मैंने जितनी हल्की हो सके उतनी आवाज में कहा। यहां तक कि मैं भी थोड़ा हैरान हूं। वाकई। आयरिस की आंखें चमक उठी। चलो ऊपर चलते हैं, तुम्हें ठीक से खाना चाहिए। मेरी हिम्मत पूरी तरह खत्म हो गई है। मैंने फिर विषय बदल दिया। मैंने किया। आयरिस का पेट थोड़ा भरा हुआ संतुष्ट था। मैं उसे लिफ्ट की ओर ले गया। मेरा दिमाग भटक रहा था। बाद में वाईफाई वाले को कॉल करना होगा, पर इससे पहले कि मैं ये विचार पूरा करता, आयरिस की आवाज लिफ्ट में भर गई। क्या अब हम एक कपल हैं? मेरे कनपटी पर दर्द हुआ। जवाब देने की इच्छा गले में अटक गई और बाहर निकला। मुझे नहीं पता कपल कैसा दिखना चाहिए। मोटे तौर पर साथ खाना, एक दूसरे के करीब होना, चूमना, गले मिलना, उठाना। जैसे ही ये मेरे मुंह से निकला मैंने खुद को थप्पड़ मारने की सोची, क्योंकि हमने इनमें से लगभग सभी बॉक्स चेक कर लिए हैं। आयरिस को बहुत आत्मविश्वास में देखकर मैंने जल्दी से बात काटी। सबसे जरूरी बात यह है कि आप वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते हैं। आयरिस का उत्साह कम हो गया। तो तुम मुझे पसंद करना कब शुरू करोगे? क्या हम उन सवालों पर टिके रह सकते हैं जिनका मैं जवाब दे सकूं? इसके अलावा तुम खुद ही इसे नहीं समझ पा रही हो, तो मुझसे पूछने की हिम्मत कहां से आई? लिफ्ट से निकलने के बाद आयरिस ने खुद को संभाला और मजबूती से कहा, मैं रुक सकती हूं। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? कोई बाय नाउ पे लेटर ऐप। खुद अपनी आदत सुधारो, अंदर जाओ। मैं राशन लेने जा रहा हूं। मैंने ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा चेहरा जल रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये सब कहां गलत हो गया? पर अगर मैं ईमानदार रहूं तो मुझे लगता है कि क्या मैं उसके लायक हूं? जब वो सवाल फिर उठता है तो किसी तरह वो $3000 की सैलरी मुझे एक एहसास देती है जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। एक अजीब सा आत्मविश्वास। $3000 और मैं पहले ही हवा में हूं। किसी तरह वो सैलरी जो मुझे मिली मुझे एक ऐसा एहसास देती है जिसे मैं समझा नहीं सकता। $3000 और मैं पहले ही उड़ रहा हूं। फिर भी मैं महीने में कुछ हजार कमाता था और तब भी डेटिंग ठीक चल रही थी। छोड़ो, जितना मैं सोचता हूं उतना घुटन महसूस करता हूं। मैंने पूरी तरह रुख पलट लिया। ज्यादा सोचना बंद। हम पहले ही चुंबन ले चुके हैं, पहले ही एक दूसरे को थाम चुके हैं। ये आधिकारिक जैसा ही है। क्या मैं वाकई उसे अब जाने दूं? अगर मुझे डूबना ही है तो डूबूंगा। इस जीवन को वास्तव में कैसे काम में लाया जाए, इस पर सोचना बेहतर है। बातें पहले ही हाथ से निकल चुकी हैं। मैं जब चाहूं पीछे नहीं हट सकता। और इसके अलावा वही थी जिसने ये सब करने की हिम्मत जुटाई। अगर मैं पीछे हटता रहा तो मैं क्या कहलाऊंगा? राशन लेने के रास्ते में मैंने वाईफाई वाले को पहले ही कॉल कर दिया था। एक बार वाईफाई सेट हो जाने पर आयरिस इतनी घबरा गई कि वो कमरे में छिप गई और बाहर आने से मना कर दिया। वो तभी दरवाजा खोलती है जब उसे पता चलता है कि टेक्नीशियन चला गया है। जब तुम मुझे यहाँ खींच लाई थी तब तुम इतनी शर्मीली नहीं थी। वो अलग था। वो अलग कैसे था? तुम देखने में बहुत अच्छे हो, ऐसी जिन्हें देखना मुझे पसंद है, आज तो कुछ ज्यादा ही। तो तुम यहाँ सिर्फ खूबसूरती देखने आती हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। जरा देखो तुम्हें आयरिस, अब मुझे दोषी महसूस कराने का तरीका सीख रही हो। मैं उसे वाईफाई से जोड़ता हूं और उसके लिए मैसेजिंग ऐप डाउनलोड करता हूं। जैसे ही आयरिस लॉग इन करती है, स्क्रीन पर मैसेज की बाढ़ आ जाती है। सब एक ही दोस्त के हैं। सबसे पुराने मैसेज बरसों पुराने हैं। आखिरी मैसेज 2 हफ्ते पहले आया था। आयरिस सबको स्क्रॉल करती है, फिर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ठहर जाती हैं और कांपने लगती हैं। करीबी दोस्त है? मैं धीरे से पूछता हूं। वो कांपते हुए सिर हिलाती है। सबसे अच्छी दोस्त? एक क्लासमेट जिसे बिना अलविदा कहे मैं छोड़ आई। मैं चुप हो जाता हूं, ख्यालों में खोकर। जब मैं जवाब नहीं देता तो आयरिस घबरा जाती है। क्या वो तुम्हारी है? नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम घबरा क्यों रही हो? एक नजर में ही पता चलता है कि वो एक लड़की है। मैं प्रोफाइल पिक्चर पर नजर डालता हूं। सबसे आक्रामक और भावुक इमोजी वाला चेहरा जो मैंने कभी देखा है। आयरिस काफी देर तक कीबोर्ड पर हाथ मारती है और सिर्फ एक अक्षर भेजती है।
दूसरी तरफ धमाका हो जाता है। 6 साल। तुम आखिरकार भूतों की तरह वापस जिंदा हुई हो और मुझे एक अक्षर भेज रही हो। आइरिस एक और अक्षर भेजती हैं। दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर आइरिस एक पल सोचती है और एक एक शब्द टाइप करती है। एक लड़का मिल गया। उसने मुझे फोन खरीद कर दिया है। मैं धीरे से अपना उठा हुआ हाथ वापस नीचे ले आता हूं। ठीक है, बस दुनिया को खत्म होने दो। दोनों को साथ मिला लो तो भी एक समझदार इंसान नहीं बनता। उसके बाद से मैं और आइरिस और करीब आने लगे। वो सोते समय बड़बड़ाती है प्यारी मीठी आधे सपने जैसी बातें और मेरे जवाब देने से पहले ही सो जाती है। वो मेरे सहारे लेटकर छिपकर ड्राइंग करती है। हम दोनों को बिल्ली के रखवाले और छोटी सफेद बिल्ली के रूप में बनाती है। जब मुझे गुस्सा आता है तो वो सिमट कर एक गेंद जैसी बन जाती है, पर कभी हार नहीं मानती। हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है। सबसे बुरा तब होता है जब वो फिर वही कहती है, आप जा सकते हैं, मुझे अपने बीच मत आने दीजिए। मेरा गुस्सा भड़क उठता है और मैं उस पर चिल्ला पड़ता हूँ, लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि मैं भी कुछ बेहतर नहीं हूँ। मैं उसी दायरे में घूमता रहता हूँ और खुद से पूछता हूँ कि क्या मैं इसके लायक हूँ। लड़ाई के बाद हम पहले से और करीब हो जाते हैं। दादी नेली कहती है ना, अगर आप कभी लड़ेंगे नहीं तो दो लोग कभी एक दूसरे के साथ सहज नहीं हो पाएंगे। मैं आइरिस को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि यह पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है। अगर समय रहते इलाज हो गया होता तो अब तक वो लगभग पूरी तरह ठीक हो गई होती। स्टेम सेल थेरेपी के पूरे कोर्स का खर्च 1 से 2 लाख डॉलर के बीच होगा। आइरिस तुरंत कहती है कि उसे इलाज नहीं चाहिए, आपको पाना ही काफी है। मैं सहमत नहीं हूं। मैं मना भी नहीं करता। मैं बस उसे बताता हूं कि हम धीरे धीरे बचत कर लेंगे। पैसे के मामले में मैं आइरिस को एक ड्राइंग टैबलेट और फोन खरीद कर देता हूं और उसका कमीशन अकाउंट बनाने में मदद करता हूं। जैसे ही वो अपने काम का नमूना पोस्ट करती है, कोई संपर्क करता है, सिर्फ एक नमूना पोस्ट करने से ही उसे अपना पहला काम मिल गया। यह एक संघर्षरत लेखक की तरफ से है जिसे किरदारों के चित्र चाहिए थे। $50 प्रति चित्र बहुत नहीं, लेकिन आइरिस के लिए ये उसके जीवन में पहली बार है कि उसने खुद पैसे कमाए हैं। जैसे ही पैसे खाते में आते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो खुशी के मारे उड़ जाएगी। नोआ, मैंने पैसे कमाए। वो फोन मेरे चेहरे के सामने लाती है। स्क्रीन पर $40 चमक रहे हैं। अद्भुत। मैं उसके बाल सहलाता हूं। आइरिस पागलों की तरह मुस्कुराती है। क्या मुझे किसी और तरह की तारीफ मिल सकती है? किस तरह की? मैं अनजान बनने का नाटक करता हूं। मैं सुनना चाहती हूं कि बिब्स कहे कि मैंने बहुत अच्छा किया। मैं लगभग अपना आपा खोने ही वाला था, लेकिन फिर भी मैं ये कह ही देता हूं, मेरे कान जल रहे हैं। तुमने कमाल कर दिया बिब। आइरिस की आंखें धीरे से फैल जाती हैं। फिर वो मेरी बाहों में समा जाती हैं और प्यार से गुनगुनाती है, ये इसलिए है क्योंकि आप इसमें इतने अच्छे हैं बेब। आपने मुझे सही रास्ता ढूंढने में मदद की। शुक्रिया। मैं भी खाली नहीं बैठी हूं। लीना मुझे एक खाली पुतला देती है और मुझे ख्याल आता है, मैं सॉफ्ट विनाइल को आर्टिकुलेटेड फिगर में बदल सकता हूं और उसके इर्द गिर्द कंटेंट बना सकता हूं। मैं अपने पुराने कॉलेज रूममेट कोल को उसके हार्डवेयर स्टोर पर ढूंढता हूं और पुट्टी फिलर, स्प्रे पेंट और एक्रिलिक पेंट का स्टॉक ले आता हूं। मैं एक पुराना कंप्यूटर भी घर ले आता हूं। आइरिस के पास फिगर बनाने की चौंकाने वाली स्वाभाविक प्रतिभा है। आधे घंटे से कम समय में वो कई तकनीकी समस्याओं को सुलझा लेती है जिनसे मैं परेशान था और वाटर कलर पेन से फिगर को रंग देती है। क्या यह ठीक है? वो घबराकर मेरी तरफ देखती हैं, मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर। मैं उसे अपने करीब खींच लेता हूं। वह जो ड्राइंग मेरे बाहों में बना रही है उसमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी दिखती है। एक गोल सिर वाली छोटी सफेद बिल्ली बिल्ली के रखवाले पर लदी हुई है। रखवाला चिढ़ने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है। वो अपने अकाउंट का नाम रखती है छत पर गर्मी और पतझड़। गर्मी मैं हूं, पतझड़ वो है। उसने अपने दोनों नाम इसमें लिख दिए हैं। अपने कमरे की टूटी तारा नक्शे वाली दीवार पर उसने सितारों की नदी में आजादी से बहती एक मछली और जमीन पर फंसे एक केकड़े को रंगा है। उस नदी में कूदने की कोशिश में सब कुछ दांव पर लगाकर उसने खुद को केकड़े के रूप में रंगा है जो आजादी का भूखा है लेकिन फंसा हुआ है। जैसे ही ये सब समझ में आता है, मेरा गला सूख जाता है और दर्द होने लगता है। आपको क्या दिखता है? उसकी आवाज मेरी सुनी हुई सबसे शांत आवाज है। एक मछली, एक केकड़ा, सितारों की एक नदी और कुछ सितारे, ज्यादा नहीं लेकिन बहुत चमकदार। वो मुस्कुराती हैं, जैसे कुछ जमा हुआ आखिरकार पिघल गया हो, जैसे लंबी सर्दियों के बाद जिंदगी वापस आ गई हो। नोआ, मुझे लगता है कि मुझे तुम वाकई पसंद हो। मुझे भी, मैं आधे होश में जवाब देता हूं। फिर वो मेरी बाहों में सो जाती हैं। मैं एक पल के लिए हिचकिचाता हूं, फिर मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं उसके चेहरे से बाल हटाता हूं और उसके माथे पर धीरे से अपने होंठ रखता हूं। फिर सावधानी से उसके नीचे से अपना हाथ निकालता हूं और धीरे से दरवाजा बंद कर देता हूं। दिन गुजरते जाते हैं। आइरिस को और अधिक कमीशन मिलते हैं। वो एनिमेटेड इमोजी स्टिकर बनाना शुरू करती है। हमारी कहानी को एक सीरीज में बदल देती हैं। बिल्ली के रखवाले और छोटी सफेद बिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी। मैं अपने कंटेंट चैनल पर काम करता रहता हूं। अपना फिगर बनाने का प्रोसेस फिल्म करता हूं, उसे छोटे वीडियो में काटता हूं। नंबर भले ही कम है, पर मैंने शुरुआत तो की है। फिर एक दिन लीना अचानक मुझे बुलाती है, कहती है कि जरूरी है। जब मैं आइरिस को अलविदा कहता हूं तो वो हमेशा की तरह दरवाजे के फ्रेम पर झुककर पूछती है, तुम वापस आओगे ना?
अगर तुम इतनी डरी हुई हो तो मैं भागूंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं मुस्कुराते हुए उसे अपना फोन दिखाता हूँ। जाओ अंदर जाओ, जल्दी घर आऊंगा। दुकान पर लीना एक रहस्यमयी लुक अपनाती है और मुझे बताती है कि उसने मुझे एक असली खिलाड़ी बनाने का फैसला किया है, सिर्फ फिगर बनाने और वीडियो फिल्म करने तक ही नहीं, बल्कि पैसों के बारे में सोचने का पूरा तरीका बदलने के लिए। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ऐसा लक्ष्य जहां मैं आराम से रह सकूं। ऐसे लक्ष्य के साथ तुम पूरी जिंदगी आराम के इंतजार में बिता दोगे। लीना मुझे सिखाना शुरू करती हैं, पॉइंट कार्ड थ्योरी से लेकर पहली असली कमाई तक, अटेंशन इकोनॉमी से लेकर अपना नीश ढूंढने तक। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम वाकई प्यार करते हो? तुमने जो पढ़ाई की वो क्यों की? मैं रुकता हूं और उसे बचपन में टोकुसात्सु फिगर के प्रति अपने जुनून के बारे में बताता हूं। तो तुम एक पल के लिए शांत हो जाओ। फिर वो अपने हाथों में खाली फिगर मेरी तरफ फेंक देती है। 2 साल से तुम्हें देख रही हूं, खुद समझो। क्या मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ आसान शब्दों में समझाना होगा? घर लौटते समय मैं अपने हाथों में फिगर को पलटता हूं और सोचता हूं, क्या मेरी इस बॉस ने ये सब पहले से देख रखा था? इस बीच आयरिस और लीना, जो उसकी दोस्त भी है, अपने फोन पर पागल की तरह बातें कर रही हैं। आयरिस अपनी दोस्त को हमारी पूरी कहानी बताती है, हर एक हिस्सा, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे वो फ्यूनरल होम के पास से मुझे देखा करती थी, कैसे उसने एक छाता खरीदा और उसे मेरे सिर के ऊपर रखने की हिम्मत जुटाई, कैसे उसने मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए हर बहाना इस्तेमाल किया। लीना लगभग सोफे से उछल पड़ती है और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आयरिस की सबसे अच्छी दोस्त और मेरी बॉस एक ही इंसान है। फिर एक दिन दादी नेली गिर जाती हैं और अस्पताल पहुंच जाती हैं। मैं आयरिस के साथ वहां दौड़ता हूं। हम वार्ड में पहुंचते हैं। दादी नेली बिस्तर पर प्लास्टर के साथ लेटी हैं। आयरिस के आंसू उसे देखते ही गिर पड़ते हैं। दादी नेली, मैं यहां हूं। वो जितनी तेजी से हो सके अपनी व्हीलचेयर चलाकर पास जाती है। दादी नेली मेरे हाथों में एक बैंक पासबुक थमा देती हैं। मुझे बाद में पता चलता है उसके अंदर आयरिस की दादी ने उन बरसों में जो भी बचाया था वो सब था, साथ ही जो दादी नेली ने खुद जोड़ा था, कुल मिलाकर लगभग $30,000। जब आयरिस पासबुक देखती है तो वो पूरी तरह टूट जाती हैं। आपने कहा था कि मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे तो शुरू से थे। मुझे एक शब्द भी नहीं सूझता। बाद में आयरिस कुछ ऐसा करती है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो पासबुक मेरी तरफ बढ़ाती है। आप तय करें कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे क्यों दे रही हो? ये तुम्हारे पैसे हैं। मैं इसे ठीक से मैनेज नहीं कर सकती। आप ही मेरा ख्याल रख रहे हैं, आपको इसे रखना चाहिए। ये मेरा आप पर भरोसा है और मेरा तरीका ये कहने का कि मुझे आप पर विश्वास है। भले ही मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है। मैं काफी देर तक शांत रहता हूं, फिर मैं इसे ले लेता हूं। ठीक है, मैं मुस्कुराते हुए उसके माथे पर एक हल्की मार देता हूं। इसे वापस नहीं लेना है। आयरिस हड़बड़ी में खुद को पीछे धकेलती है, जैसे वो खुद पासबुक से भाग रही हो। आप वो हो जो इसे वापस नहीं ले सकते, वरना मुझे गुस्सा आएगा। वो अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर थोड़ा सा मुंह बनाती है, उग्र दिखने की कोशिश करती है और एक ऐसी आह निकालती है जो गुस्से से ज्यादा रोने जैसी लगती है। मैं भी इसे वापस नहीं ले रही हूं। मैं पासबुक संभाल कर रख देता हूं। उस पल मुझे अचानक महसूस होता है कि शायद मेरी सबसे बड़ी किस्मत उस एक रात को थी, जब व्हीलचेयर पर एक लड़की ने कांपते हाथों से छाता पकड़ा और मुझे बारिश से बचाने की कोशिश की। आयरिस मेरी छाती के पास बुदबुदाती है, नोआ, हमारी कहानी। मैं इसे ड्रॉ करना जारी रखना चाहती हूँ। अब क्या हो रहा है? आगे क्या होगा? ये चाहे जैसा भी मोड़ ले, मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ। डील। मैं उसके बाल सहलाता हूँ। बाहर पतझड़ की हवा ठंडी हो रही है, लेकिन यहाँ मेरी बाहों में जो गर्माहट है वो बिल्कुल सही है। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आयरिस एक छोटे जानवर की तरह मेरी छाती से सटकर सो रही है। उसकी सांसें स्थिर हैं। मेरा फोन बजता है। लीना का मैसेज है, आज कुछ चल रहा है, नहीं तो यहाँ आ जाओ। ये काम खत्म करो और मैं तुम्हें आधिकारिक बना दूंगी। मैं अपने पास सो रही लड़की को देखता हूँ, फिर अपने फोन को। अगली सुबह मैं दरवाजे पर नोट चिपका कर निकल जाता हूँ। आयरिस दरवाजे के फ्रेम पर झुककर प्यार से मुझे पुकारती है, बेब जल्दी घर आना। मैं बिना पीछे देखे चल देता हूँ, लेकिन मेरी मुस्कान मेरे कानों तक पहुंच रही है। मैं किराए की साइकिल लेकर दुकान की ओर जाता हूँ। हवा मेरी जैकेट को चीरती हुई गुजर रही है, ठंडी और तेज, लेकिन मेरे सीने में कुछ गर्म है। मैं दुकान के पास रुकता हूँ। शटर पर एक नोट है, आराम करो, मैं आ रहा हूँ। उसके बगल में हाथ से बना एक छोटा सा तीर है, जो जमीन पर रखे एक छोटे स्टूल और कुत्ते के कटोरे की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके पास हाथ से लिखा एक साइनबोर्ड टिका है, नोआ स्पॉट। उसके पास मूंगफली की एक टेढ़ी मेढ़ी थैली रखी है। मैं अपने सबसे खाली चेहरे के साथ कुत्ते के कटोरे को घूरता हूँ, लेकिन मैं जितनी देर तक देखता हूँ, मुझे उतना ही लगता है कि मैं किसी का पालतू हूँ। लीना आखिरकार 10 बजे के बाद पहुंचती है, टेक आउट बैग लिए हुए। उसकी सारी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ओ बूढ़े आदमी, तुम जल्दी आ गए। तो इस बार तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने तुम्हें तबाह कर दिया। लीना आपा खो देती है। वो कहती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की रिलेशनशिप न्यूज ने उसे इतना गहरा धक्का दिया कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। मैं अपना माथा थपथपाता हूँ। समझ गया, वो पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी और की खुशी उसे परेशान कर गई।
खाना खाने के बाद वो मुझे इंटरनेट कैफे में खींच ले जाती है ताकि वो अपना गुस्सा निकाल सके और दिन भर मैं काम करता हूँ। हालांकि यह नौकरी बॉस के साथ समय बिताने जैसी ज्यादा लगती है, जबकि वो गेम खेलती है और चैट करती है। काम के बाद मैं घर जाता हूँ, फिगर बनाता हूँ, वीडियो फिल्म करता हूँ और आइरिस की देखभाल करता हूँ। आइरिस भी खाली नहीं बैठी है, उसकी ड्राइंग तेजी से बेहतर हो रही है। वो कमीशन लेने में और ज्यादा माहिर होती जा रही है। वो एनिमेटेड इमोजी स्टिकर भी बनाना सीखने लगी है। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को पागल करते हैं। कभी कभी इतनी मिठास की बर्दाश्त से बाहर, कभी कभी इतनी जोरदार लड़ाई की दीवारें हिल जाएं। लेकिन हर बार जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम पहले से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जब मुझे गुस्सा आता है तो वो सिमट जाती है। जब मैं परेशान होता हूं तो वो सबसे अनाड़ी तरीकों से मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। जब उसे खुद पर शक होता है तो मैं धैर्यपूर्वक उससे बात करता हूं। जब वह चुपचाप कोई बेवकूफी कर बैठती है तो मुझे उसे घर से बाहर निकालने का मन करता है, लेकिन मैं कभी ऐसा कर नहीं पाता। एक शाम आइरिस अपने ड्राइंग टैबलेट पर झुकी हुई जल्दी जल्दी एक काम निपटा रही थी। मैं उसके बगल में बैठकर एक पुतले को घिस रहा था। तभी मेरे काम करने के दौरान ही उसने अपना सिर घुमाया और अपनी गोल गोल आंखों से मुझे देखा। नोआ। मैं चिड़चिड़ा रहा। मैंने उसकी स्क्रीन पर एक नजर डाली। उसके ड्राइंग बोर्ड पर एक छोटी सी बिल्ली अकेली बैठी थी। उसके चारों तरफ परछाई की लकीरें खिंची थीं। मैं मुस्कुराया और उसे अपने पास सटा लिया ताकि वह ड्राइंग करती रहे। आइरिस एकदम चुप हो गई। फिर उसने बिल्ली पर एक छोटा सा दिल बना दिया। खुद को रोक नहीं पाई। मैं तो कब से खुद को रोके बैठा हूं। मैंने उसे अपनी तरफ पलटा और बाहों में भर लिया। आइरिस किसी डरी हुई बिल्ली की तरह जम गई। पेन अभी भी उठा हुआ था। बड़ी बड़ी गोल आंखें एक बार भी नहीं झपकी। पर नहीं, अभी नहीं। तब तक रुको जब तक तुम खुद खड़े होने, खुद को बचाने, दूर जाने, खुद को संभालने, सारी उलझने मिटाने और खुद पर भरोसा करने लायक न बन जाओ। जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगी तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी होगा वो बिना किसी शर्त के होगा। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूं, बस जब तक तुम खुद के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती मैं करीब नहीं आना चाहता। यही मेरा तुम्हारे प्रति सम्मान है। आइरिस के होंठ थोड़े से खुले। उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने देर तक मुझे घूरा, फिर जोर से सिर हिलाया। नोआ, मुझे इस तरह मानने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैंने धीरे से उसके माथे पर टैप किया। नहीं बात है, मैं महसूस कर सकती हूं कि तुम मुझे कितनी अहमियत देते हो, मुझसे भी ज्यादा, ठीक वैसे ही जैसे मेरी दादी देती थी। अगर उन्हें पता होता कि मुझे तुम मिल गए तो वो बहुत खुश होती हैं ना? जरूर होती। हाँ, वो पक्का बहुत खुश होती। खिड़की के बाहर हवा कुछ और ठंडी हो गई थी, लेकिन मेरी बाहों में जो गर्माहट थी वो वैसी ही रही। हमारी कहानी आगे बढ़ती रही। आइरिस कहती है कि वह इसे पूरा ड्रॉ करना चाहती है, चाहे जो भी शक्ल ले। मैं सोचता रहता हूं कि हर दिन उसके और अपने लिए बेहतर कैसे बनाऊं। आगे क्या होगा कौन जाने, लेकिन अभी मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता और मैं छोड़ूंगा भी नहीं। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। लीना का मैसेज है। अरे कल बड़ा काम है, जल्दी यहां आ जाओ। वह मेरे कंधे पर सो गई थी। मैंने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए और रिप्लाई किया, मैं रास्ते में हूं। दुकान की तरफ हर कदम के साथ मेरे सीने की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैंने कल आइरिस से वादा किया था कि आज मैं उसे अस्पताल में दादी नेली से मिलवाने ले जाऊंगा। कल रात सोने से पहले हमने बिस्तर पर पैसों के इस्तेमाल के बारे में बात की थी, यहां तक कि उसके लिए कुछ स्टडी गाइड लेने का प्लान भी बनाया था। जब मैंने उसे थोड़ा प्रेरित किया, और प्रेरित का मतलब है सावधानी से सही रास्ता दिखाना, तो आखिरकार वह अपनी कमाई खुद को बेहतर बनाने में लगाने को तैयार हुई। लेकिन इसका मतलब है कि सारा जिम्मा पूरी तरह मुझ पर आ गया। आइरिस को महीने में 1000 का अलाउंस मिलता है और मेरे पास वो बैंक पासबुक भी है जो एक सेफ्टी नेट की तरह है, पर मैं उसे छू नहीं सकता। वो पैसा इमरजेंसी के लिए ही है। जहां तक पासबुक में जमा लगभग 30,000 की बात है तो उसे छूना मना है। वो दादी नेली की अमानत है। भले ही पासबुक मेरे हाथ में है, लेकिन वो पैसा आइरिस का है और वही तय करेगी कि उसका क्या करना है। ऊपर से दादी नेली ने चुपके से 10,000 और रख दिए थे। कुछ भी करने से पहले मुझे समझना होगा कि क्यों, और उनसे मिलकर बात करनी होगी, तभी तय करूंगा कि उसे रखना है या वापस करना है। लेकिन समस्या यह है कि मैं उन्हें अधर में छोड़ आया। अगर सब प्लान के मुताबिक चलता तो आज सब सुलझ जाता, और मैं अपनी तथाकथित भविष्य के लिए उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं। यह काम कहीं से भी गंभीर नहीं दिखता, पर फिर भी मैं इसकी तरफ खिंचा चला जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे अभी क्या चाहिए। इस आर्थिक तंगी में शायद लीना के पास ही जवाब है। लेकिन फैसला हो जाने के बाद भी काम पर जाते हुए हर कदम पर मेरा दिमाग दादी नेली के पास वापस चला जाता है। आइरिस को न पाकर उनके चेहरे पर वो चिंता, वो खाना जो वो हमारे लिए लाती थीं, उनका अस्पताल के बेड से पूछना कि क्या हमने खाना खाया, वो आखिरी इशारा जब उन्होंने अपना सिर घुमाया। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाता हूं। उम्मीद है कि मैं जल्दी काम निपटाकर आज आइरिस को अस्पताल ले जा सकूंगा। बिना एहसास हुए मैं दुकान के सामने खड़ा हो गया। जब मैं सिगरेट के बट से भरे कटोरे को लात मारता हूं तभी होश में आता हूं। मैंने ऊपर देखा तो सोफे पर मछली की तरह सूखी इंसान के आकार की वो लेटी थी।
लीना, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे, मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसका कुछ बिगाड़ा हो। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर गया। हम एक दूसरे को घूरते रहे, किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसके लिए मुझे इस तरह बुलाया गया? लीना ऐसे मुड़ी जैसे उसका कोई पुर्जा खराब हो गया हो। बैठने की कोशिश की, फिर वापस लुढ़क गई। उसने अपना चेहरा तकिए में दबा लिया। उसकी आवाज दबी हुई आई, मुझे परेशान मत करो, 1 मिनट बैठने दो, मैं चिड़ी हुई हूं। मैंने खाली टेबल पर नजर डाली। क्या उस बात से कुछ हुआ? लीना तुरंत भड़क गई। वही तो मुझे परेशान कर रहा है। उसने चिल्लाकर अपना चेहरा फिर से तकिए में दे मारा। वो दादी जो नाश्ता बेचती हैं, उन्होंने आज अपना स्टॉल नहीं लगाया। मैं डिलीवरी का इंतजार कर रहा हूं। यहाँ आसपास बहुत सी नाश्ते की जगहें हैं, उसी एक पर क्यों अटके हो? अपने काम से काम रखो। मैं बस उस बूढ़ी महिला के लिए थोड़ा चिंतित हूं। उन्हें दिल की बीमारी है बरसों से। हर बार जब वो नहीं आती तो अस्पताल पहुंच जाती हैं। इस बार का कुछ पता नहीं। मैंने अनचाहे ही आह भरी। दादी नेली के साथ जो हुआ और अब अपने माता पिता के बारे में सोचकर मैं इन सब बातों को लेकर बहुत भावुक हो जाता हूँ। काश लोग बीमार न पड़ते। लीना ने अपनी आंखें मेरी तरफ घुमाई, बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। क्या चल रहा है? उसकी नजरों ने मुझे असहज कर दिया। कुछ नहीं, बस तुम्हारे मुंह से इतनी मासूम बात सुनकर अजीब लगा। बूढ़े आदमी, क्या तुम छोटे बच्चे बन रहे हो? डिलीवरी आ गई। हमने खाना शुरू किया। आखिरी निवाला खत्म होने के बाद ही मैंने बात छिड़ी। तो आज अचानक क्यों बुलाया? असल में चल क्या रहा है? लीना के हाव भाव सख्त हो गए। बात गले में अटक गई। उसने मेरी आंखों में तीखापन देखा। फिर वो अचानक खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर ले गई। चुप रहो, बस मेरे साथ चलो। हम सड़क पार करके एक संकरी पुरानी गली में मुड़े। गली छोटे छोटे स्टॉल से भरी थी। ठंडी हवा में स्टॉल से भाप निकल रही थी। वर्कर और मजदूर छोटी स्टूल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही लीना गली में दाखिल हुई, लोग गर्मजोशी से उसका अभिवादन करने लगे। वो मुस्कुराई और हाथ हिलाकर बात टाल दी। 8 बज गए, 8 बज गए। वह रुकी नहीं। उसने गली के आखिर में एक खाली कोने की तरफ इशारा किया। वहां वो बूढ़ी महिला अपना स्टॉल लगाती थी। मैंने देखा, कुछ मेज और कुर्सियां रस्सी से बंधी दीवार की दरार में फंसी थीं। बोर्ड तक नहीं था। पता नहीं था तुम यहाँ इतनी मशहूर हो। बेशक मैं यहाँ अक्सर खाना खाने आती थी। बार बार आओगे तो लोग पहचान ही लेंगे। ग्रिल स्टॉल वाला तो मेरा पुराना जान पहचान वाला है। दादी नेली, वो इसी गली में रहती थीं। आखिरी नाम सुनकर और वो जाना पहचाना स्वाद याद करके सीने में कुछ असहज सा खिंचाव महसूस हुआ। लीना बोलती रही, मुझसे कम और खुद से ज्यादा। मेरी एक सहेली थी, वो यहाँ स्कूल के बाद अपने परिवार के काम से लौटने का इंतजार करती थी। मैं भी कुछ बार साथ आई और यहाँ के स्वाद की आदी हो गई। कॉलेज के बाद मैंने एक गली पार दुकान खोली और पता चला कि वो बूढ़ी महिला बहुत पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गई थी। किस्मत से स्टॉल अभी भी वहीं था और खाना भी नहीं बदला। फिर एक बार वो कई दिनों तक गायब रहीं और जब वापस आईं तो पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। पता है वो कहाँ शिफ्ट हुई? सनशाइन अपार्टमेंट्स। सनशाइन अपार्टमेंट्स, जहां आइरिस रहती है। सब कुछ जुड़ता जा रहा है। अगर दादी नेली की तबीयत पहले ही खराब थी तो आइरिस और मुझे करीब लाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, शायद उनकी नजर में ये सब अंत से पहले चीजों को व्यवस्थित करने का तरीका था। जितना सोचता हूं सीना उतना ही कसता जाता है। कल उनका हाल, वो थका हारा सा चेहरा, शायद गिरने से नहीं था। गिरना शायद बस एक बहाना रहा होगा। वो उस बिल्डिंग में आइरिस के लिए शिफ्ट हुई होंगी, लेकिन यहां इतनी दूर स्टॉल लगाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। मेरी नजरें गली में कतार में खड़े वर्करों पर गई। फिर मुझे समझ आया, लाइन में सबसे आगे कुछ दिहाड़ी मजदूरों के दफ्तर थे। वर्कर वहां बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें काम दे दे। मेरे पिता भी उसी लाइन में खड़े होते थे, वो भी उनमें से एक थे। वो बूढ़ी महिला यहां तक आने की मेहनत इसलिए करती थी क्योंकि वो इन लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। हम आगे बढ़ते गए, गलियों के और मोड़ मुड़ते हुए। लीना एक छोटी तेल निकालने वाली दुकान के सामने रुकी। एक बूढ़ा आदमी कमर झुकाकर पहिया घुमा रहा था। गर्दन पर रखे तौलिए से पसीना टपककर जमीन पर गिर रहा था। लीना ने पुराने दोस्त की तरह अभिवादन किया और पैसे देने का समय तय किया। बूढ़े आदमी ने ऐसी कीमत बताई जो बहुत कम थी। लीना फिर भी खुश नहीं थी और बेझिझक नई कीमतें बनाने लगी। 150 जमा 15, ये हुए 335। उसने 300 से ज्यादा थमाया और चल दी। मैं हैरान होकर देखता रह गया। फिर वो भारी बोरा कंधे पर लादा और चल पड़ा। ये चीज आइरिस से भी 70 पाउंड भारी होगी। वापस आते समय लीना एक कन्वीनियंस स्टोर में घुसी और धीरे से बुदबुदाती हुई बाहर आई। अविश्वसनीय, उस महिला ने कैलकुलेटर खरीद लिया। मैं अपनी सिगरेट पर लगभग दम घुट बैठा। तो इसीलिए उसने मुझे सड़क से उठाया था। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया। वह शायद हर उस इंसान के लिए ऐसा करती है जो उसे जरूरत में दिखता है। बॉस, आपने कितनी बार मनमर्जी से ऐसा किया है? चुप रहो, ये बस एक सनक है, आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने जैसा। तुम करोगी पर मानोगी नहीं, है ना? अब ये सामान दुकान तक ले जाओ और मेरी नजर से दूर हो जाओ। आज के लिए बहुत हो गया। दुकान पर वापस। लीना ने सोफे की तरफ इशारा किया। ये करो और मैं तुम्हें ऑफिशियल बना दूंगी। अचानक बोझा उठाना सार्थक लगने लगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद मैंने वो बेस फिगर बना लिया जिसकी उसे जरूरत थी। लीना ने नया बना फिगर उठाया। चेहरा चमक उठा। चलो इसे ऑफिशियल करते हैं।
क्या चाहिए तुम्हें? 607? 8? उसकी आंखें चमक उठीं। उसने आखिर में 4 पर फैसला किया। बुरा नहीं है, महीने के 1000 और जुड़ने का मतलब है कि आयरिस और मैं पेट भर खाना खा सकेंगे। लीना ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं बेवकूफ हूं, लेकिन बिना हिचकिचाहट के मान गई और बोनस में कुछ और फिगर भी दे दिए। मैं अच्छे मूड में दुकान से बाहर निकला। थोड़ी दूर आगे ही मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक ट्रांसफर नोटिफिकेशन दिखा। मैं देर तक उस नंबर को देखता रहा। मैंने अपने हाथों में पकड़े उन 2 फिगर को देखा। मैंने अपने दिमाग की उथल पुथल को दबाया, लेकिन फिर कहीं से एक बेचैनी सी उठने लगी जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। लीना और उसकी सीमाओं की कमी। जिस तरह वह आज मेरी पीठ से टिकी थी, वह शायद मुझे भाई मानती है, लेकिन मैं अपने मन को वहां जाने से नहीं रोक पा रहा जहां उसे नहीं जाना चाहिए। मैंने अपना हाथ उठाया और खुद को जोर से थप्पड़ मारा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम इसके लायक हो? ये छोड़ो कि तुम लायक हो भी या नहीं। क्या तुम घर पर उस लड़की की आंखों में देख सकते हो? मेरे पास आइरिस है, वो नादान अद्भुत लड़की। मैं खुद को राख कर लूंगा, लेकिन उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बिल्डिंग तक पहुंच गया। दोपहर के 2 बज चुके थे। मैंने आइरिस को इंतजार कराया। मैंने अपना मन लीना की तरफ भटकने दिया। ये दोनों ख्याल मेरे सीने पर पत्थर की तरह हैं, लेकिन जैसे ही उस नादान लड़की का ख्याल आता है जो मेरे आने का इंतजार कर रही है, मैं घबरा जाता हूं। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और दरवाजे तक पहुंचते ही उसे पीटने लगा। खामोशी। मैंने पूरी इमारत छान मारी, लोगों से पूछा, और किसी ने बताया कि आइरिस कोई 1-2 घंटे पहले टैक्सी में गई है। एक बूढ़ा आदमी उसके साथ था। शायद दादाजी वॉल्ट उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह गई। यह बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है। रुको, उसके फोन में बैलेंस खत्म हो गया है। क्या मैं इसे टॉप अप कर सकता हूं? मैं अपनी सुस्ती पर रोना चाहता हूं। मैंने तुरंत डायल करके $30 का बैलेंस डाला। लाइन जुड़ी। एक आवाज आई, बहुत धीमी, आंसुओं में डूबी हुई। नोआ, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया था। मैं जाने के बाद तुम्हें मैसेज करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ भी भेज नहीं पाई। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम वहां हो, यही मायने रखता है। मेरा पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया। तुम अभी कहां हो? अस्पताल में, दादी ने ली। वह चली गई। ये शब्द बर्फ की तरह चुभे और मुझे जमीन पर जड़ कर दिया। आइरिस की आवाज में न आंसू थे, न कोई बिखराव, बस एक ऐसी शून्यता जो गहराई तक उतर गई। दादाजी वॉल्ट ने बताया कि वो मुझे अंतिम विदाई के लिए लाए हैं। वे अभी कागजी कार्रवाई निपटा रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। क्या तुम आओगे? जब मैं अस्पताल पहुंचा तो सबसे पहले मैंने आइरिस को बिस्तर के पास बैठे देखा। उसके दोनों हाथ दादी नेली के ठंडे पड़ चुके हाथों को मजबूती से पकड़े हुए थे। वह मुड़ी। वो सूजी हुई खाली आंखें मुझे देखते ही चमक उठी। तुम आ गए, अब तुम्हें खुद को और संभालने की जरूरत नहीं है। वह आखिरकार मेरी बाहों में गिर पड़ी और बिना एक भी आवाज किए रोने लगी। हम अंधेरा होने तक वहीं रहे। हमने दादाजी वॉल्ट को विदा किया और अस्थि कलश लेकर शवदाह से बाहर निकले। तभी आइरिस थोड़ी संभल पाई, बस थोड़ी सी। पर उसने जो अगला सवाल पूछा, उसने कमरे की हवा ही छीन ली। जो लोग मेरे लिए अच्छे हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वे सब चले जाते हैं। क्या तुम भी मुझे एक दिन छोड़ दोगे? मैं तुरंत जवाब देना चाहता था, पर किसी चीज ने शब्दों को रोक दिया। मैंने मजाक में बात टालने की कोशिश की। कोई भी हमेशा के लिए नहीं जीता। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। तुम जैसे भी हिसाब लगा लो, मुझे ही पहले जाना है। ऐसा सोचना बंद करो। मैंने अपनी बात बीच में काटी। व्हीलचेयर पकड़ी और चलने लगा। मैं तुम्हें समुद्र के पास ले जा रहा हूं। हम उत्तर की ओर बढ़े। हवा तेज हो गई। आइरिस व्हीलचेयर में दुबक गई। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने अपनी जैकेट उसके सिर पर डाल दी। उसने इसे वापस देने की कोशिश की। मैंने उसे रोक दिया। इसे रखो। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मैं यह तो नहीं बदल सकता, पर कम से कम अपने शरीर का ख्याल तो रखो। हम लाइट हाउस के पास वाले पुल पर पहुंच गए। मैंने व्हीलचेयर को समुद्र की ओर मोड़ दिया। आइरिस ने अस्थि कलश खोला और राख को मुट्ठी मुट्ठी भरकर पानी में बहाने लगी। उसके हाथ खेत में बीज बोने की तरह तेजी से चल रहे थे। क्या तुम कुछ बचा नहीं रही हो? मैं बस यह नहीं चाहती कि दादी अब मेरे लिए चिंतित हों। अंत में उसने एक छोटी सी चुटकी बचा ली। बाद में मैं उसे उठाकर समुद्र तट पर लाया, उसे थामे रखा और उसके नन्हे पैरों को पानी छूने दिया। मैं खड़ा हूं, मैं वाकई खड़ा हूं। आइरिस की आंखें फैल गईं। तो ऐसा महसूस होता है मेरी लंबाई बस तुम्हारी गर्दन के नीचे तक है। उस पल मैंने साफ देखा कि वह अभी भी कितनी मोहक लग रही थी। वो सारी शांत दुविधा उसके अंदर थी। शायद यह तब तक पूरी तरह न जाए जब तक वह सच में अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। चांदनी में हम दोनों एक दूसरे पर झुकते हुए 2 आकृतियों की तरह खड़े थे, काफी देर तक खामोश। मैं पानी में जाना चाहती हूं। मुझे एक एक कदम अंदर ले चलोगी। मैंने उसे संभाला, आधा उठाकर उसके वजन के हल्के खिंचाव का अनुसरण करते हुए, एक एक कदम करके। उन चंद कदमों में हमारे बीच जो भी अदृश्य दूरी थी वो तेजी से पिघल गई। पानी के किनारे पर आइरिस ने पूरी कोशिश की। ठंड ने उसे एक ही झटके में जकड़ लिया। वह सिहरी, फिर हंस पड़ी। नोआ, मैं थोड़ा और अंदर जाना चाहती हूं। अब ठंड नहीं लग रही है ना? मैंने उसकी पैंट खींची, प्रभावित हुए बिना, पर हम अंदर गए। एक कदम, फिर दूसरा, यहां तक कि पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं। अगर कोई और बेहतर आ जाए तो? नहीं। अगर वह बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी मदद करे?
लंबी हो, तुम्हारे प्रति वाकई दयालु हो और उसके पास बहुत पैसा हो। अगर कोई ऐसी मौजूद भी हो तो वो मेरी तरफ क्यों देखेगी? आइरिस की आंखों की चमक कम हो गई, मेरी मुस्कान सख्त हो गई। फिर मुझे ख्याल आया, शायद ऐसी कोई हो भी सकती है। बिल्कुल नहीं। आइरिस एक पल के लिए चुप रही, फिर बिना किसी चेतावनी के उसने दोनों हाथ मेरी छाती पर मारे। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मैं पीछे गिर गया। दोनों बाहें सहजी उसे जकड़ बैठी। हम साथ में अंदर गिर गए। बर्फ जैसा ठंडा पानी अचानक आया और हमें खींच ले गया। आंखें बंद होने से पहले के उस सेकंड में उसके चुंबन ने मुझे ढूंढ लिया, अनाड़ी और पूरी तरह इरादतन, और मुझे पानी में ऐसे खींचा जैसे समुद्र कभी न कर पाता। जब फेफड़ों से आखिरी हवा भी खत्म हो गई और लहर पीछे हटी तो मैं खांसता हुआ मुड़ा। मैंने आइरिस को खींचने के लिए हाथ पांव मारे। मुझे लगता है मुझे इसकी लत लग गई है। क्या हम फिर से कर सकते हैं? तुम पागल हो गई हो, चलो घर चलें। घर वापस आकर हमने बारी बारी से नहाया। आइरिस मेरी शर्ट में मुंह छिपाकर दुबक गई, ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। हमने भविष्य के बारे में, शादी के बारे में, उसके खाना सीखने की इच्छा के बारे में, काम के बाद मेरा इंतजार करने के लिए नीचे आने की, मुझे हर जगह घसीटने की बातों के बारे में बहुत देर तक बात की। जब मैं चल सकूंगा क्या तुम मुझे और ज्यादा पसंद करोगी? तुम जो भी हो, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगी। तब मैं अपने पैरों को ठीक करना चाहती हूँ। क्या यह ठीक है? हाँ। दिन बीतते रहे। आइरिस को और काम मिलने लगे। मैं व्यस्त रहने लगा। फिर एक दिन लीना मुझे एक एनीमे कन्वेंशन में खींच ले गई। उसने मुझे एक मामूली और थके हुए इंसान से बदलकर एक ऐसा शख्स बना दिया जो वाकई उस भूमिका में फिट लगता है। कन्वेंशन में लीना ने एंड्रॉयड एंज की तरह कॉस्प्ले किया। मुझे गलती से केमैन राइटर का एक किरदार समझ लिया गया। लोग वाकई फोटो लेने आने लगे। उन्होंने मुझे कोई खुशमिजाज पोज देने को कहा। तभी एक आदमी ने लीना के पास जाने की कोशिश की। मैंने बिना सोचे उसके आगे कदम रखा। लंच के समय गुलाबी बालों वाली एक लड़की हमारी तरफ बढ़ी। एक संतरा आगे बढ़ाया। एक चाहिए। वह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं याद नहीं कर पा रहा था। फिर उसने बोलना शुरू किया, तुम अब इस दुनिया का हिस्सा हो। तुम नीना हो। तुम मुझे भूल गए। यादों ने मुझे झकझोर दिया। नीना। मिडिल स्कूल में वो एक हफ्ते का रिश्ता जिसे पहला संबंध माना गया, वो एक डेयर और सच के चुंबन से शुरू हुआ था और जिसने किशोरावस्था वाले मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। खोया हुआ, आत्मसंदेह और घबराहट में डूबा हुआ। यह रिश्ता इससे पहले ही खत्म हो गया कि हम दोनों समझ पाते कि क्या हुआ था। अब वह काफी खुशहाल लग रही थी। उसका अपना घर है, यहां तक कि वह मेरा ख्याल रखने के संकेत भी देती है। पर मैं बस एक चीज कहता हूं, वह बहुत पहले की बात थी। लीना पास में बैठकर यह सब मजे से सुन रही थी। बाद में उसने हर विवरण की मांग की। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। उसने सुना, फिर कहा, तुम कभी असली पैसे इसलिए नहीं कमाते क्योंकि तुम काफी क्रूर नहीं हो। जो लोग वाकई अपनी जगह बनाते हैं उन्हें दबाया जाता है। तो क्रूरता से तुम्हारा मतलब है मेरा व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व के साथ तुम किसी से बदला नहीं ले पाओगे। जो करने की सोचो उसे करो, यही असली खेल है। जो चाहते हो उसे ढूंढो, उसे कर डालो, उसे खत्म करो। तुम्हारे पास अब कोई असली बाधा नहीं बची है। तुम बस उनका पीछा करना पसंद करते हो। घर के पूरे रास्ते मेरा दिमाग विचारों से भरा था। जब मैं वापस पहुंचा, आइरिस दरवाजे के फ्रेम पर एक नन्ही बिल्ली की तरह लटकी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद उसका कौशल तेजी से बढ़ता गया और मैं अपने काम और कंटेंट में लगा रहा। पर सब कुछ सहज नहीं रहा। एक सुबह मुझे खांसी के झटकों के साथ जगाया गया। मेरा पूरा शरीर तप रहा था। आइरिस पूरी रात नहीं सोई थी। वह बार बार गीले कपड़े से मेरा माथा पोंछती रही। क्या चीज मुझे और भी हैरान कर गई, उसने चुपचाप मेरा फोन उठाया और लीना को मैसेज करके मेरी बीमारी की सूचना दी। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे लिए वो कॉल नहीं करनी चाहिए थी। इसे एक सौदे की तरह समझो। मेरे लिए फैसला करने के हक के बदले मेरी देखभाल करते हुए तुम्हारी पूरी रात। क्या यह उचित है? मुझे तुम्हारे लिए वो कॉल नहीं करनी चाहिए थी। इसे एक सौदे की तरह समझो। मेरे लिए फैसला करने के हक के बदले मेरी देखभाल करते हुए तुम्हारी पूरी रात। क्या यह उचित है? तुम पूरी रात जागकर मेरी देखभाल करती रही। क्या तुम हमेशा ऐसा ही करती हो? वह मुस्कुराई। फिर वह स्क्रैम्बल एग्स लेकर आई। यह पहली डिश थी जो उसने अपने दम पर बनाई थी। थोड़ी सी गहरी, सोया सॉस की कुछ कुछ बूंदों के साथ, पर आश्चर्यजनक रूप से अच्छी। क्या यह वाकई अच्छी है? खुद चक्कर पता कर लो। आइरिस ने सावधानी से एक निवाला लिया। उसका चेहरा ढीला पड़ गया। फिर उसके पूरे शरीर का तनाव खत्म हो गया। ठीक होने के बाद मैंने आइरिस को रिहैब एक्सरसाइज करानी शुरू की। वह डरी हुई थी, लेकिन उसने दांत भींचे और डटी रही। एक दिन बर्फ गिरी। मैं उसे बाहर बर्फ में खेलने के लिए ले गया। उसने बर्फ में छोटे छेद किए, 2 स्नोमैन बनाए और साथ में फोटो खिंचवाने की जिद की। वह डरी हुई थी, पर इस बार डरने से कहीं ज्यादा कुछ करने की चाहत थी। पहली बार उसने कैमरे का सामना अकेले किया। उसका हाथ कांप रहा था, पर उसने बटन दबाया। फोटो में वह अपने उस छोटे से चेहरे के साथ मेरी ओर देख रही है और मैं ग्रेजुएशन फोटो खिंचवाने वाले किसी व्यक्ति की तरह कठोर अनाड़ी मुद्रा में खड़ा हूं। दिन मिठास और व्यस्तता के साथ उड़ते गए। आइरिस शॉर्ट फॉर्म वीडियो में बेहतर होती गई। उसके आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे। फिर एक दिन उसे एक बिल्कुल बेतुका बकवास वीडियो मिला और उसने वैसा ही एक और रिकॉर्ड किया। उसे 8000 व्यूज मिले। क्या मैं वायरल हो रही हूं?
छोटा धमाका, कोई शक नहीं। तुम बस संयोग से एक वायरल कंटेंट की जगह पहुंच गई। उसी समय मेरे चैनल को पहला कस्टम ऑर्डर मिला। एक फैन को ऐसे केमैन राइटर के पूरे फिगर्स का सेट चाहिए था, $300 प्रति पीस। यह पहली बार था जब मैंने अपने हाथों से असली पैसे कमाए थे। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही होता दिखा, कुछ सतह पर आने लगा। लीना मुझे शहर के किनारे पुराने गांव के पास एक छिपी हुई मछली पकड़ने वाली जगह पर ले गई। मैं उसके अराजक चाचा से मिला। दोनों एक दूसरे पर चुटकियां लेते रहे और मुझे देखने को मिला कि उनका पूरा परिवार कैसा है। खाने के बाद लीना गंभीर हो गई। उसने दादी नेली के निधन का जिक्र किया, कहा कि वो हमेशा एक दिन देर हो जाती हैं। बचपन में खिलौना खोने से लेकर इस बार बुढ़िया की मदद के लिए वक्त पर न पहुंच पाने तक मेरे सीने में अपराध बोध और भारी हो गया। अगर मैंने उस दिन दादी नेली के अस्पताल जाने के बारे में कुछ कहा होता तो शायद चीजें अलग होती। तुम्हें मुझसे पहले पता था, है ना? हाँ, उस चेहरे को देखो। तुम मुझे भी उदास रहने नहीं दे रही हो। तुम अपनी लड़की से डरते हो, उसे खोने से ज्यादा डर लगता है। पता है, तुम सही हो, हम एक जैसे नहीं हैं। मैं बिना बिजली के बिल की चिंता किए पैदा हुई थी, इसलिए मेरे पास यह सोचने की जगह थी कि मैं वाकई क्या चाहती हूँ। तुम अलग हो, तुम्हें अस्तित्व के बारे में सोचना है, पर मुझे हमारे बीच के उस अंतर की परवाह नहीं है। हम दोस्त हैं। सब कुछ अंदर दबाना बंद करो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दोस्त के लायक नहीं हूं। अगर मैं तुम्हें कभी छोड़ भी दूं तो मैं तुम्हारे लिए कोई विकल्प ढूंढ लूंगी। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, उसने मेरे हाथों में एक बैग थमा दिया। उसके अंदर लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ आयातित सिगरेट के 2 पैक थे। मुझे नहीं चाहिए, इसे फेंक दो। घर वापस आकर मैं काफी देर तक उसे लेकर बैठा रहा। अंत में मैंने उसके साथ सीधा होने का फैसला किया। मेरे बॉस ने मुझे यह दिया था। मैंने बैग आइरिस के सामने रख दिया। उसने अपने हाथ में फोन को मजबूती से पकड़ा, थोड़ा सा सख्त सिर हिलाया। फिर अगले ही पल वह मुझ पर झपट पड़ी और मुझे फर्श पर गिरा दिया। परेशान हो? थोड़ी सी, पर बस थोड़ी सी। कम से कम तुमने खुद मुझे बताया। इतना ही मुझे फिर से खुश करने के लिए काफी है। उस रात हमने काफी देर तक बात की। फिर आइरिस ने मुझसे कुछ अजीब पूछा। मेरी एक दोस्त है, वो किसी ऐसे को पसंद करती है जो बहुत दूर रहता है। उसकी एक और दोस्त है जो उसी जगह रहती है जहां वो व्यक्ति रहता है, पर वो नहीं जानती कि उनका रिश्ता क्या है। जिसे वो पसंद करती है उसे चोट लगी थी, वो जा नहीं सकी, इसलिए उसने उस दोस्त से उसका ख्याल रखने को कहा और यहां तक कि उससे करीब न होने का इंतजार करने को कहा। क्या इसे दोस्त का इस्तेमाल करना कहते हैं? क्या ये वही पहली वाली दोस्त है? हाँ, तुम्हारी दोस्त को पसंद करने वाली कोई कब से है? हाल ही में। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो किसी को पसंद करती है। मैं बिल्कुल स्थिर हो गया। पर क्या इनमें से कोई भी वाकई इत्तेफाक है? अंत में मैंने और आगे न बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि सच्चाई चाहे जो भी हो, नतीजा वही है। मैं आइरिस को नहीं छोड़ रहा हूं और मुझे लीना के साथ चीजें ठीक से सुलझानी है। इसके अलावा जवाबों के लिए जोर डालना किसी नाजुक चीज को तोड़ सकता है। माफ करना, मुझे माफ कर दो। बाथरूम से आइरिस की टूटी हुई आवाज बाहर आई। मैंने झूठ बोला था, मुझे तुम्हारा फोन नहीं देखना चाहिए था, वरना मुझे इतनी देर नहीं होती। मैं दरवाजे के बाहर दुबक गया, अपनी आखिरी सिगरेट जलाई और फिर बचे हुए पैकेट को ऊपर की मंजिल से नीचे फेंक दिया। जब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैंने लेना से कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। इसकी एक वजह आइरिस है, लेकिन बड़ी वजह मैं खुद हूं। अगर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी तो मुझे डर है कि मैं ऐसा बन जाऊंगा जिसे मैं खुद पसंद नहीं कर पाऊंगा। लेना थोड़ी देर चुप रही, फिर वो मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गई। खाना खाते हुए वो करीब झुकी। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जानते हो बूढ़े आदमी, तुम्हारी हर बात में ऐसी नाजुक ऊर्जा है जो मुझे तुम्हें थोड़ा परेशान करने का मन करती है। मेरा दिल जोर से धड़का और साथ ही मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारी गहराई मापना चाहती हूँ। क्या? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। छोड़ो, बस मजाक कर रही थी। उसने खाना खाया। वो बिजली की गति से अपने सामान्य आलसी मूड में वापस आ गई। कार में वापस आते ही वो अपने फोन की स्क्रीन को घूरने लगी। उसकी भौहें जैसे जैसे देखती गई और सिकुड़ती गईं। रुको, ये दोनों, ये एक ही सांचे से बने क्यों लगते हैं? उसी समय मैं उन सच्चाइयों से जूझ रहा था जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। पर अंत में मैंने उन सवालों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया, क्योंकि अभी किसी भी सच्चाई से ज्यादा आइरिस की मानसिक स्थिति मायने रखती है। उस रात आइरिस ने मुझसे पूछा, जब तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम क्या सोचते हो? शायद उन सब चीजों के बारे में जो मैंने जिंदगी में खराब की। मैंने हमेशा वो बोझ महसूस किया है। हर बार जब यह सामने आता है मुझे समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या करूं। मैं बस इसे जाने देता हूं, माफ कर देता हूं। हर कोई गलती करता है ना। आइरिस बहुत देर तक शांत रही, फिर धीरे से बोली, बाबू, मैं तुमसे प्यार करती हूं। छुट्टियों के दिन आइरिस के साथ बीत गए। हर दिन हम अपने काम में व्यस्त रहते, कभी कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर काम में वापस लग जाते। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी सुनहरे पर्दे की तरह गिर रही थी, जो हमारे बीच एक हल्की चमक बिखेर रही थी। आइरिस ड्राइंग में बेहतर होती जा रही थी। उसकी कमाई लगातार बढ़ रही थी। उस अजीब से वायरल वीडियो के सफल होने के बाद वो और भी बेहतर हो गई। एक दिन उसने मुझे ड्राइंग सिखाने की कोशिश की। मैंने एक ऐसा कीचड़ वाला केकड़ा बनाया जो बिना दिमाग का लग रहा था। आइरिस हंसते हंसते लोटपोट हो गई। फिर उसे एक आइडिया आया।
उसने मेरी खराब कला को एक वीडियो सीरीज में बदल दिया। रातों रात इसे 10,000 व्यूज मिल गए। क्या मैं वायरल हो गया? छोटी सफलता, निश्चित रूप से। उसके शॉर्ट वीडियो और कमीशन के बीच अब वो महीने में 2 से 3 हजार कमा रही थी और मेरे कस्टम ऑर्डर भी बढ़ने लगे थे। हम अभी पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, लेकिन बेहतर भविष्य का रास्ता खुल गया है। नोआ, आयरिस बुदबुदाई, सो जाओ। हम कभी शादी करेंगे, है ना? बिल्कुल, जब तक तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होकर मुझे नहीं छोड़ दोगे। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारा साथ काफी है। तुम सबसे अलग हो, सिर्फ तुमने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में ढूंढा। तुमने मेरा ख्याल रखा। मेरे लिए तुम सबसे अच्छे हो। मैं इस मामले में बहुत लालची हूँ, बहुत ज्यादा लालची। क्या तुम अच्छे खाने के लिए भाग जाओगे? मैं तो नहीं जाऊंगी। जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा, एक बार तुम मिल गए तो बस अब कोई और नहीं। यही बात है। मैं भी नहीं जाऊंगा। बाहर बर्फ और भारी हो रही थी, लेकिन मेरी बाहों में गर्माहट बिल्कुल सही थी। आयरिस ने मेरे हाथ के चारों ओर खुद को लपेट लिया। उसकी आवाज धीमी और नींद से भरी थी। नोआ, जब मैं चल सकूंगी तो मैं तुम्हें हर जगह घसीट कर ले जाऊंगी। क्या तुम मुझसे बोर नहीं होगी? कभी नहीं। जब मैं चल सकूंगी तो क्या मैं काम के बाद तुम्हारा इंतजार करने खुद नीचे आ सकती हूँ? जब चाहो आ जाना। क्या होगा अगर ये तुम्हारी वर्कप्लेस हो? वहां भी आऊंगी। जब मैं चल सकूंगी तो क्या तुम मुझे और ज्यादा पसंद करोगे? तुम्हें जो पसंद है मैं हमेशा वही पसंद करूंगा। तो मैं अपने पैरों का इलाज करवाना चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? हाँ,